सो हेलो एवरीवन, आई एम आमिर पटेल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इम्पल्स एजुकेशन। और आज हम लोग वन शॉट सीरीज चालू करेंगे। किसका? अल्केन का। किसका? अल्केन। वैसे तो देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन में आपका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड चारों आते हैं। तो एरोमेटिक तो हमने कंप्लीट कर दिया। कहाँ पे कंप्लीट किया? रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में सारे एरोमेटिक के रिएक्शंस देख लिए। अब बचता है आपका अल्केन। तो अल्केन को हम लोग वन शॉट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो क्लास नोट है उसी से मैं बताऊंगा, क्योंकि अब अगर मैं उसको लिखने बैठूंगा तो आप लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा, अच्छे कॉन्सेप्ट वगैरह पे हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे और फिर आप उसको नोट डाउन कर लेना। राइट, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारा पहला टॉपिक अल्केन में। सबसे पहले बताओ अल्केन को, अल्केन में जो आपका हाइड्रोकार्बन जो है, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग अल्केन और साइक्लो अल्केन के बारे में देखने वाले हैं। जेई में साइक्लो अल्केन्स के बारे में कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी हो गई है ना कुछ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको भी कवर किया है। तो ये नोट्स में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर है, क्योंकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी हम लोग साइक्लो अल्केन के कुछ टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कोर फोकस किया है वो किया है अल्केन पे। किस पे किया है? अल्केन पे कोर फोकस है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्केन्स, तो अल्केन्स आप लोग कभी भी दिमाग में आए तो अल्केन्स के नाम पे हमारे दिमाग में हमेशा आता है सिंगल बॉन्डेड, बराबर है। बट अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। क्या बोलते हैं? पैराफिन। पैराफिन्स का मतलब होता है लो, पैरा का मतलब क्या होता है? लो, और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। तो पैराफिन्स मतलब वो होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या हो? कम। तो अल्केन्स जनरली रिएक्टिविटी में आगे नहीं आते, अल्केन जनरली रिएक्टिविटी में आगे नहीं आते, इसीलिए उनको पैराफिन्स बोलते हैं। और अल्कीन्स को क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ओलिफिन्स। अल्कीन्स को बोलते हैं ओलिफिन्स बिकॉज दे फॉर्म द ऑयल्स, है ना। एंड अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन बिकॉज ऑफ द लो रिएक्टिविटी। नाउ अल्केन्स एक सिंपलेस्ट आपका फैमिली है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें सीसी सिंगल बॉन्ड होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम या नेचुरल गैस या आपका जो फ्यूल गैसेज है, ये भी आपका कहाँ से डिराइव होता है? हाइड्रोकार्बन से डिराइव होता है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, दैट इज लो रिएक्टिविटी। अब अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ साथ में इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बराबर है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन में हमारे पास दो टाइप के अल्केन होते हैं, एक होता है स्ट्रेट चेन अल्केन, एक होता है ब्रांच चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन में क्या होगा कि अल्केन स्ट्रेट मैनर में अरेंज होगा। ब्रांच में क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग में हो जाएगा, कोई ऊपर नीचे ग्रुप आ जाएगी। ब्रांच भी दो टाइप पे होता है, एक होता है आइसो अल्केन, एक होता है नियो अल्केन। आइसो अल्केन क्या होता है? जिसमें 2 मिथाइल प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड आइसो अल्केन, और 2 डाइमिथाइल प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड नियो अल्केन। नियो मींस न्यू, नियो मींस न्यू, और आइसो मीन आइसोमेरिक फॉर्म उसका। तो आइसो अल्केन क्या होता है? जिसमें सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप हो, उसको बोलते हैं आइसो अल्केन। और नियो बोलते हैं जिसमें सेकंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो। और स्ट्रेट चेन को क्या बोलते हैं हम लोग? एन अल्केन। इस एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। इस एन का मतलब क्या होता है? और आइसो, और एक है नियो। चलो आगे देखते हैं। तो जो मैंने बताया 2 मिथाइल प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड आइसो अल्केन। जैसे कि 1 2 3, क्या सेकंड पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे इसको? आइसो। क्या 1 2 3 4, क्या सेकंड पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, तो आइसो पेंटेन। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या मिथाइल ग्रुप है? बिल्कुल है। और टोटल कितने कार्बन है? 4, तो आइसो ब्यूटेन। अब यहाँ पे आते हैं नियो पे। नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। नियो का मतलब क्या होता है? न्यू, नया। ठीक है, तो न्यू अल्केन क्या होगा बोलो? जब सेकंड कार्बन पे 2 डाइमिथाइल प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल अगर होगे तो क्या बोलेंगे? नियो। एग्जांपल के तौर पे 1 2 3, क्या सेकंड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल मिथाइल प्रेजेंट है? बिल्कुल है। और टोटल कितने कार्बन है? 5, तो इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। ना यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपके 6 कार्बन हो गए, तो इसको बोलेंगे नियो हेक्सेन। क्या बोलेंगे? नियो हेक्सेन। ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे। जो काम की बात है हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपके रिडक्शन की रिएक्शंस भी आएंगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी आएगी, है ना, और कुछ केमिकल रिएक्शन भी आएंगी, जो कि ऑलरेडी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म 1 और 2 में कंप्लीट कर लिया गया है। तो ज़्यादा कुछ टफ आपको लगेगा नहीं ये चैप्टर। आपको ऐसा लगेगा कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म ही कंटिन्यू पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा कुछ खास आपको नया नज़र नहीं आएगा। हाँ, कुछ नई रिएक्शंस आ जाएगी, जैसे कि वुड्स रिएक्शन आएगी,
फिटिक रिएक्शन आएगी, वुड्स फिटिक रिएक्शन आएंगी, कोल्ब्स रिएक्शन आएगी, है ना, सैबेटियर एंड सैंड्रिन्स रिएक्शन आएंगी। तो कुछ नए नए रिएक्शंस आएंगे जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली वो कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, यहां तक जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी आ रही है? किसी को आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आएगी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या हमने ऑलरेडी ये रिडक्शन में पढ़ लिया है? कैटालिटिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन को करवा लो। तो सबसे पहले हम लोग H2 गैस को यूज करते हैं मेटल सरफेस पे, लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल ये जो मेटल्स है, इनमें खास प्रॉपर्टी होती है कि ये गैस को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, एंड दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्लूजन। क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन। ना हाई टेम्परेचर यहाँ पे मस्ट है, रिक्वायर्ड है, और रेनी निकेल हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि देखो भाई हर कोई अंबानी अडानी तो होगा नहीं कि प्लैटिनम यूज कर लेगा, तो भैया हमको क्या यूज करना पड़ेगा? निकेल। गरीब लोग ये निकेल कौन सा यूज करेंगे? रेनी निकेल यूज करेंगे। रेनी निकेल क्या होता है? एलॉय ऑफ निकेल एंड एल्यूमिनियम, जिसमें निकेल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, लीज्ड विद द NaOH के साथ उसको बनाते हैं, तो जो एक बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेनी निकेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनी निकेल। नाउ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सैबेटियर एंड सैंड्रिन्स रिएक्शन। मतलब using Renyi nickel in the hydrogenation of alkene is also known as Sabatier। ये मैंने पहले भी बताया था, Sabatier and Sandrin's reaction। याद रहेगा? बोलो। हमने अल्कीन का, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे अल्कीन लिया, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका अल्कीन है, तो मैंने रेनी निकेल ले लिया या H2PT या पैलेडियम लिया, तो मेरे लिए बेस्ट क्या है? रेनी निकेल, क्योंकि एक तो वो चीप दामों में अवेलेबल भी है, आसानी से बन भी जाता, निकेल और एल्यूमिनियम कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगा, बोलो, और हीट कर लो तो अपना काम हो जाएगा। तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो गए और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो। यहाँ पे भी सेम टू सेम, आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करो, वो भी सिंगल में होगा। यहाँ पे जरा देखो, क्या रेनी निकेल पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ना? जितने डबल बॉन्ड होंगे सबको वो काय में कन्वर्ट करेगा? सिंगल। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है? 3। तो यहाँ पे भी वो हाइड्रोजन ऐड करेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड करेगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो 2 2 4 2 6, इसका मतलब आपको 3 मोल H2 रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे रिएक्शन के लिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये सबको करेगा। आपके पास अगर कोई साइक्लो अल्केन भी है, तो साइक्लो अल्केन को भी वो रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, तो मुझे बताओ क्या बचा? CH3 CH2 CH2 CH3। बना क्या? नहीं बना? N ब्यूटेन आपका बन गया। मतलब मेरा बताने का ये मतलब है, याद है ना, आप हमने DU पढ़ा था। DU क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपका DU 1 है तो या तो उसमें एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है, बराबर है। फिर मैंने फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ DU बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए साइक्लिक कंपाउंड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब अगर साइकिल है तो साइकिल में जरा मुझे बताओ कितने मोल लगे आपके? 2। अरे एक ही मोल लगा ना, H2 1 मोल लगा तो N ब्यूटेन बन गया। और अगर ये ऐसा होता तो, मानो अगर ये ऐसा होता, हाँ ये तो है मेरे सामने बना हुआ, बताओ ये डबल बॉन्ड के साथ है, तो यहाँ पे भी एक ही मोल लगा, तो मुझे बताओ इसका भी DU कितना है? 1। इसका भी DU कितना है? 1 है ना, DU 1 इसका, दोनों मॉलिक्यूल का। तो देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितने रिक्वायर्ड हुए? 1 मोल ऑफ H2 कि वो ओपन चेन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितने रिक्वायर्ड हुए? 1, और वो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब आपका जब हाइड्रोजनेशन आप करोगे तो वो आपकी रिंग को भी ब्रेक करेगा और डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा। ठीक है ना? चलो, अब साइक्लो अल्केन्स ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स अल्कीन, ये भी आपको पता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी मैंने बताया था, है ना, कि साइक्लोप्रोपेन की एंगल स्ट्रेन ज्यादा होती है इसकी, है ना, एज कंपेयर टू ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ के बैठा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। मानो अगर मैंने 1 मोल इसमें डाला, 1 मोल H2 डाला, ओनली 1 मोल, तो 1 मोल डालूंगा तो 1 मोल पे पहले वो डबल रिड्यूस होगा तो वो सिंगल में जाएगा। फिर मैं और मोल डालूंगा तो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो पेंटेन बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ यू विल चेक द DU इज ऑल्सो 2, है या नहीं है? DU क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो पाई कितना है? 1 पाई बॉन्ड, और रिंग कितनी है? 1। 1 + 1 = 2। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 मस्ट बी रिक्वायर्ड 2। गॉट इट? अब यहाँ पे आओ, बताओ, यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे हो गया, तो वो अल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट हो गया, साइक्लो में। अब यहाँ पे और 1 मोल डाल दो तो वो आपका N ब्यूटेन हो गया।
अब मुझे बताओ हेक्सेन, हेक्सेन में अगर हम लोग H2 डालेंगे तो वो रिड्यूस नहीं होगा, मतलब H2 आप ऐड करने पे उसका रिडक्शन नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, चलो समझ में आया। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई हमारे रिएक्शन का, व्हाट इज द कंक्लूजन, कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे H2 प्लेटिनियम या रेनी निकेल के साथ अगर 2 मोल ऐड करेंगे तो वो उसका पाई बॉन्ड भी ब्रेक करेगा और रिंग को भी ब्रेक करेगा, और अगर सिर्फ 1 मोल डालेंगे तो किसको रिड्यूस करेगा, पाई बॉन्ड को ही करेगा, दूसरों को नहीं करेगा। समझ में आया, पक्का। चलो तो आप लोग इसको कॉपी कर लो, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब आते हैं स्लाइड नंबर 4 पे। चलो अब यहां देखो, चेक करो कितने मोल H2 रिक्वायर्ड है। अब यहां पे आपको ब्रेकिंग सीखनी है, कैसे ब्रेक कर सकते जरा बताओ। बोलो कैसे करेंगे, क्या हो गया बेटा, है यहाँ पे हाँ नहीं माइक लगा है, टेंशन नहीं है, ठीक है। चल आजा, यहाँ पे कैसे लगाता था मैं, इसीलिए उसको अंदर लगा दिया। चल इधर देखो, पहले एक ये एच लगेगा, बराबर है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ये डबल को अपन ब्रेक कर दे रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे, डबल को ब्रेक कर रहे। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा, ये डबल को आपने सिंगल में कर दिया, ये डबल को आपने सिंगल में कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थोड़ा ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ अगर मैंने इसको यहां से ब्रेक किया, बोलो यहां से ब्रेक किया तो ये CH3 यहां बनेगा, अरे बोलो ना। अगर मैंने इसको यहां से ब्रेक किया तो CH3 यहां से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप मुझे बताओ यहां से ब्रेक करे या यहां से ब्रेक करे, ऊपर से ब्रेक कर लेंगे क्योंकि CH3 नीचे आ जाएगा, फिर तो ये आइसो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लो जरा, ये चेक करो, ये लो बताओ कितने मोल लगेंगे, 2, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। और यहां बताओ एक ऐसा हो गया। अब यहां पे पॉसिबिलिटी कैसी है, हाँ यहां पे भी तो आप कहीं से भी ब्रेक करेंगे तो यही आ जाएगा, आएगा ना यहीं पे, बराबर है। देखो आप यहां से ब्रेक करो, वहां से ब्रेक करो, चेक कर लो। हाँ मैं इसको थोड़ा जूम करूँ क्या, किधर है भाई, जूम 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 ऑप्शन, बताओ। कैसे करेंगे ब्रेक, डबल हो गया सिंगल में, बोलो। अब ये जो डबल था, ये सबसे पहले मैंने कहा में ब्रेक किया सिंगल में। अब अगर मैं यहां से ऊपर से ब्रेक करता हूं, इमेजिन करो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर से ब्रेक करता हूं तो एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो बन तो गया, यहाँ पे बन गया ना। और अगर मैं नीचे से भी ब्रेक करता हूं तो भी वही बनेगा, सेम टू सेम ही बनेगा। यहाँ पे वो अलग से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, चलो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजनेशन विद द विल्किंसन कैटलिस्ट। हैव यू हर्ड द नेम विल्किंसन कैटलिस्ट? विल्किंसन कैटलिस्ट, वेरी फेमस एंड वेरी यूजफुल कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन। और देखो इसका बढ़िया यूज है, इसको हम लोग अच्छे लॉजिक से समझेंगे। विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट का दिस इज द स्ट्रक्चर, ये बल्की कैटलिस्ट है, देखो कितना हेवी है। और विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग पढ़ेंगे, RHClPPH3 थाइस। बोलो मेरे साथ, क्या है, RHClPPH3 थाइस। एक और बार बोलो, RHClPPH3 थाइस। इसका IUPAC नेम भी JEE और नीट के PYQ में पूछा गया है। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलेगा, इनऑर्गेनिक में, वहां पे भी हम लोग इसको देखेंगे। RH क्या है आपका, रोडियम। P क्या है आपका, फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फीन, है ना। अब देखा जाए तो फॉस्फीन हो जाता है, उसमें 3 pH होते हैं। Cl क्या है आपका, तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दी क्लोरो। ये IUPAC नेम आपको कोऑर्डिनेशन में सीखना है, कोऑर्डिनेशन अभी हमारा हुआ नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या है ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम।
अब देखो ये RH पे Cl लगा हुआ है और P कितने बार है आपका, P पे 3 बार pH है, तो ये जरा देखो P पे कितने बार pH है, 3 बार, P पे कितने बार pH है, 3 बार, P पे कितने बार pH है। सो दिस इज ए बल्की हेवी कैटलिस्ट है, बहुत मोटा कैटलिस्ट है। अब देखो हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। मानो अगर आपके एग्जाम्पल में 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है और आप H2 या रेनी निकेल या PT डाल रहे हो तो दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस करेगा, गायब करेगा ना सिंगल में। आप चाह रहे हो यार ये एक डबल बॉन्ड वेट करे, रुके और एक को हम लोग रिड्यूस कर ले, तो एक डबल बॉन्ड के साथ बल्की साइड है तो हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करेंगे साथ में। अब H2 के साथ PT या रेनी निकेल यूज नहीं करेंगे, H2 के साथ क्या यूज करेंगे, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट उसको H2 को लेके जाएगा। अब विल्किंसन कैटलिस्ट खुद इतना मोटा है अदनान समी जैसा, हाँ, तो अब मुझे बताओ वो खुद अब बल्की साइड पे जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद हेवी है, वो हेवी है तो डबल बॉन्ड के पास वो बल्की साइड में खुद जाएगा नहीं। किधर साइड में जाएगा, जहाँ पे आसान वाला रास्ता है। बोलो भाई, हम कभी भी कमरे वगैरह में जाते हैं तो जो ऑलरेडी जहाँ पे लोग बैठे हुए वहीं पे जाके बैठते हैं गोदी में, सर को जी बैठना है हमको यहाँ पे, आप वहाँ पे बैठोगे जहाँ पे जगह खाली है। अरे बोलो, ये तो नॉर्मल टेंडेंसी है, जहाँ खाली जगह है वहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जहाँ ईज होगा वहाँ पे इंसान जाके बैठेगा, जहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए है ना क्राउडेड साइड में। तो क्राउडेड साइड में आप चले जाओ इतवारी अपने यहाँ, ये क्राउडेड, अभी तो रमजान है, खूब हरा भरा मोमिनपुरा, हाँ, आप बताओ वहाँ पे कार लेके जा सकते, क्यों, लेके जाओ जरा, कार लेके जाओ तो पता लगेगा है ना खूबसूरती वहाँ की, तो लेके ही नहीं जा सकते। उसका रीजन क्या है, क्राउडेड एरिया। और ये तुम्हारा खुद विल्किंसन कैटलिस्ट जो कार है वो खुद क्या है, बल्की है। लेकिन एक साइकिल वाला, अरे बोलो, साइकिल वाला जा सकता, क्योंकि वो बल्की, वो खुद भी बल्की नहीं है, 1.5 फीट की जगह पे चलता। अरे साइकिल की फीट मैक्सिमम क्या होती है, 1.5 फीट, 1.5 फीट में इतनी साइकिल होती, 1.5 फीट, तो 1.5 फीट की साइकिल लेके वो कहीं से भी निकल सकता है। लेकिन एक 8 फीट की कार, 10 फीट की कार विड्थ में वो लेके नहीं जा सकता। उसका रीजन क्या है, 8 फीट की कार आपको क्राउडेड फील करवाएगी और क्राउडेड जगह पे आप जा नहीं सकते, तो आप साइकिल लेके जाओगे। तो हम वही कर रहे हैं, क्राउडेड एरिया लग गया भाई मोमिनपुरा वाला, तो हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ वहां पे अगर जाएंगे तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, इसका जो लिमिटेशन था वो हमने इसको पॉजिटिव वे में कैसे यूज किया, जैसा कि देखो यहां देखो ये एग्जांपल में बताओ क्या ये बल्की एरिया है पूरा, देखो यहाँ पे ये CH3, ये CH3, ये CH3, क्या ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है बल्की है या नहीं है, बिल्कुल बल्की है। ये जो एरिया है ये क्या है, लेस बल्की है। आप अगर H2PT Ni डालेंगे तो सबको रिड्यूस करेगा, क्योंकि H2PT Ni ये सब छोटे वाले ये सबको रिड्यूस मारेंगे। लेकिन अगर आपने H2 के साथ विल्किंसन कैटलिस्ट यूज किया तो क्या विल्किंसन कैटलिस्ट यहाँ पे जाके अटैक करेगा क्या, बिल्कुल अटैक नहीं करेगा। क्यों अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या खुद क्या है, बल्की है, और बल्की साइड पे जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं उसने अटैक करके आपका प्रोडक्ट बना के दे दिया। तो यहाँ पे रिमेन अनअफेक्टेड, तो विल्किंसन कैटलिस्ट इटसेल्फ ए बल्की कैटलिस्ट, सो इट विल नॉट अफेक्ट बल्की डबल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। डबल बॉन्ड बल्की रहने के वजह से बल्की कैटलिस्ट वहां पे जाएगा नहीं, तो वो अनअफेक्टेड रहेगा, बाकी जो खाली एरिया रहेंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई, पक्का। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी, वेरी 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 इजी। इसका रीजन ये है, ये आपके जेईई मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी कॉन्सेप्ट आएंगे, नीट में भी आएंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं वुड्स रिएक्शन पे। और वुड्स को मैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि उसने जो कंपाउंड्स बनाए उसमें आपके प्रोडक्ट डबल कार्बन के होने चालू हो गए। डबल कार्बन के कैसे, जैसे कि मान के चलो आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और तुरंत में आपको 20 लाख का फायदा हो गया, तो आप तो बोलोगे यार क्या बढ़िया बिजनेस है ये, मतलब 21 दिन में पैसा डबल। हाँ, 21 दिन में भी नहीं हो रहा, यहाँ पे 21 मिनट में पैसा डबल हो जा रहा। यहाँ वुड्स रिएक्शन में आप एक रिएक्शन करो और वो आपको अगले मिनट में जो प्रोडक्ट बनाएंगी वो डबल कार्बन का बना के देती है। तो वेरी फेमस रिएक्शन, तो मतलब आप देखा जाए तो ये कार्बन एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पे एडिशनल कार्बन ऐड हो जाते हैं। और चेन लेंथनिंग रिएक्शन है, एक होती है चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन, जो अपन ने वो कल देखे थे NaOH वाला, जिसमें अपन ने डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो एक ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिलता, 2 अगर रहे तो 1 मिलेगा, 3 रहे तो 2 मिलेंगे, 4 रहे तो 3 मिलेंगे, आगे रिएक्शन आएंगे वो।
तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे लेकिन चेन बढ़ जाएगी। कैसे होगी? देखो वुड्स रिएक्शन बहुत सिंपल है। अल्काइल हैलाइड को हम लोग ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ? अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ हायर अल्केन इज ऑब्टेन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। एंड लेट मी टेल यू, ये आपके 12th बोर्ड्स में भी अवेलेबल है, ठीक है ना? आपका सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में भी है। 2 मार्क का 3 मार्क का आपको वुड्स रिएक्शन के बारे में लिखने में भी आता है। जैसा नोट्स में वैसे लिख के आना, उसका कोई भी मार्क्स काटेगा नहीं, ठीक है? अब देखो, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज वुड्स रिएक्शन। अब हम लोग करेंगे क्या रिएक्शन में? ध्यान दो, आपने अल्काइल हैलाइड लिया, क्या लिया? अल्काइल हैलाइड में आपने सोडियम ऐड किया ड्राई ईथर के साथ। अब आप कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको 2 टाइम Na, ये ऐसा लिख के नहीं आएगा, Na लिख के आएगा। भाई अब तू समझते, बट यहाँ पे 1 बार डाले या 2 बार डाले, समझ रहे हो मेरी बात? तो बताओ, यहाँ पे उसने RR दे दिया। अब कैसे दिया मैं बताता हूँ, इसको ध्यान देना। देखो इधर कैसे दिया, मैं उसको अच्छे से थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका ये अल्काइल हैलाइड था, तो ये आपका अल्काइल हैलाइड है। उसने 2 R दिया, मतलब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 2 टाइम्स आपको सोडियम लेना पड़ेगा, है ना, बैलेंस करने के लिए। और ये एक और आपका अल्काइल हैलाइड। तो पता है यहाँ पे हैलोजन, और ये हैलोजन 2 सोडियम के साथ निकल गए बाहर। अरे निकले कि नहीं निकले? बिल्कुल निकले। अब ये दोनों अगर बाहर निकल गए तो बचा क्या? बोलो, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर के साथ आप ऐड कर रहे हो रिएक्शन को। तो बोलो क्या बच गया आपके पास? R प्लस ट्वाइस NaX। तो देखो ये आपका अल्केन तो बना, लेकिन हाइयर अल्केन बना। आपके पास कार्बन तो एक ही था, लेकिन 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिल गया। कपलिंग रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी? कपलिंग रिएक्शन होगी, ठीक है? अब यहाँ पे आओ, बताओ यहाँ पे C2H5Br सोडियम ड्राई ईथर के साथ डालेंगे डायरेक्टली। बताओ, डबल कर दो उसको, जितने कार्बन उसको डबल कर दो। C2 है तो C4H10 हो जाएगा, C3H7 है तो C6H14 हो जाएगा। जरा ये बताओ, इमेजिन करो, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो कैसी रिएक्शन होगी इसकी? बताओ कैसी रिएक्शन होगी? ऐसी हो जाएगी, प्लस ट्वाइस Na प्लस Br और ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग। अरे ऐसे ही होगी, यहाँ का Br, यहाँ का Br और ट्वाइस Na निकाल दो, क्या बन जाएगा? क्या आपका ये कंपाउंड बना या नहीं बना? बिल्कुल बना। जरा ये बताओ, यहाँ पे CH3CHI बोलो क्या हो जाएगा? बस I को निकाल दो और डबल कर दो, तो क्या हो जाएगा? CH3 और यही CH के साथ वापस से CH3 लग जाएगा। डबल करना है उसको। जरा ये बताओ, बस Br हटाओ और इसी का मिरर इमेज दूसरे साइड में लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड बन गया। अरे बोलो, दिस इज द वुड्स रिएक्शन, जिसमें आप एक रिएक्टेंट आप ऐड करोगे तो आपको डबल वाला प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है? हालांकि एडवांस वगैरह में ना इसका मैकेनिज्म वगैरह भी है, तो मुझे लगता नहीं कि आपकी ये क्लास में आपको मैकेनिज्म और डिटेल में बताने की ज़रूरत है, पूछेगा भी नहीं आपको, ठीक है? चलो ये बताओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ अगर मेरे पास, मानो अगर हमारे पास ये है, ऐसे कंपाउंड है, बताएं कैसे होगा? बोलो। आपके पास CBr है और CCl भी है, और सोडियम आप ऐड करोगे तो क्या होगा? ये PYQ क्वेश्चन है, कैसे होगा? तो बताओ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड वीकर है, CCl या CBr? CBr इज वीकर। तो अब क्या हो जाएगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, ध्यान देना। ये आपके पास Br है और ये आपके पास Cl है। अगेन हमारा वही कॉन्सेप्ट, ट्वाइस Na प्लस Br और ये Cl, तो ये Br और Na बाहर निकल जाएगा। बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यही बनेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज योर आंसर। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। यहाँ पे तो दोनों Cl सेम है। अब क्या होगा? अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? दोनों ही आपके PYQs है, पूछे गए हैं एग्जाम में, और कहीं ना कहीं जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं। बताओ क्या हो जाएगा? अब देखो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये Cl एक ही साथ है, देखो Na की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, ट्वाइस NaCl निकल सकता बाहर। तो देखो ये क्या करेगा, इसको मैं बड़ा बनाता हूँ समझने के हिसाब से। ये जो Cl था मैं इसको अंदर लेता हूँ, ऐसे क्या दिक्कत है? और ट्वाइस Na है, मैं इसको यहाँ लेता हूँ। अरे बोलो ना। तो बोलो यहाँ से Cl, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, क्या बाहर निकल गया?
ट्वाइस NaCl निकल गया, क्या बनेगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। समझा या नहीं समझा? पक्का? अगर डिफरेंट हैलोजन है तो वीकर वाले को दूसरे वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लो, और अगर सेम है तो दोनों के बीच में सोडियम को ऐड करके बीच में बॉन्ड बना लो। सो दिस इज द बाइसाइक्लो कंपाउंड, है ना, ये बना। अब लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, क्या लिमिटेशन है वुड्स रिएक्शन की? सबसे पहले इफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड देन वी विल गेट दी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कैसे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान दो, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे मिथाइल ब्रोमाइड लिया, क्या लिया, मिथाइल ब्रोमाइड। यहां पे लिया मैंने इथाइल ब्रोमाइड, क्या लिया, इथाइल ब्रोमाइड। गॉट इट? मिथाइल और इथाइल। क्या डिफरेंट आप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड आए या नहीं आए? पहले तो सेम सेम अल्काइल हैलाइड थे तो बढ़िया ट्वाइस NaX निकल के प्रोडक्ट बन रहा था, अब डिफरेंट आ गए तो अब डिफरेंट में हो जाएगा भैया। पहले मैं अपने साथ रिएक्ट करूं या तेरे साथ रिएक्ट करूं या तू अपने साथ रिएक्ट करेगा, तो अब यहाँ पे अब कम्युनिकेशन बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया, भैया मैं करूँगा या तू करेगा या दोनों मिलके करे, झगड़ा हो गया। तो अब जब इमेजिन करो, क्या CH3Br इमेजिन करो अपने आप से अगर कपल करे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, C2, बोलो बोलो बोलो, C2H6 बनाएगा डबल। क्या C2H5Br अपने आप से रिएक्ट करे, वही C2H5Br ट्वाइस NH C2H5Br, क्या बनेगा, C4H10। शाबाश। क्या अब ये दोनों में सहमति हो गई? एक काम करते ना, अपन ने अपनी अपनी तसल्ली के हिसाब से कर लिया, अब एक काम करते दोनों भी मिलकर रिएक्शन बना लेते। तो बोलो अगर दोनों एक साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, C3H8। देखा जाए तो आपके पास ये इथेन और ब्यूटेन बना, N ब्यूटेन, और एक क्या बना, प्रोपेन बना। तो हम बोल सकते कि ये जो आपका है वो सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट है। क्या है ये, सेल्फ कपलिंग, और ये क्या है, क्रॉस कपलिंग है। क्या है, और जो क्रॉस कपलिंग होते, जो सेल्फ कपलिंग होते वो होते मेजर एंड स्टेबल। समझ में आ रही बात? और ये क्या हो गए, माइनर और लेस स्टेबल। तो याद रखना कि वुड्स रिएक्शन में सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट्स आर मेजर एंड स्टेबल while the cross coupling products are minor and less stable। पहली चीज। क्या इसका दूसरा लिमिटेशन हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो पहला आपने सर बताया, देखो ये C2 इवन नंबर, C4 इवन नंबर, C6 इवन नंबर, C8 इवन नंबर। इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है वो आसानी से बन सकते हैं एज कंपेयर टू ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर के लिए क्रॉस ही होगा, इवन रहेगा तो ऑब्वियसली जब डबल हो रहा है तो हमेशा इवन में रहेगा। अरे बोलो 2 का 4 मिलेगा, 4 का 5 मिलेगा, 3 का क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 का क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, 5 का क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। आपको पहले वाला इवन और ऑड हाइड्रोकार्बन नहीं देखना है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका देखना है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्या C3 जो लास्ट वाला मेरा प्रोडक्ट है वो ऑड नंबर है या नहीं है? इसका मतलब ऑड नंबर है, इसका मतलब वो कैसे बन रहा है, क्रॉस कपलिंग से, जो कि अपने को पहले सर ने बता दिया क्या बनता है, माइनर बनता है। तो अब जरा मुझे बताओ क्या हमारा दूसरा लिमिटेशन ये भी आ सकता है? बोलो। ये देखो, सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट इज मेजर एज कंपेयर टू क्रॉस कपलिंग। ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी सुटेबली प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। 3 मार्क पक्के बोर्ड्स के भी, और नीट में जेई में इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बताओ जरा यहाँ C2H5Br C3H7 क्या प्रोडक्ट बना लोगे यहाँ पे? कैसे कैसे बनेंगे बताओ? पहला क्या बनेगा, C2H5 का C4H10, दूसरा C6H14, और तीसरा क्रॉस वाला डन। चलो ये बताओ, ये देखो एक रिंग है, एक आपका CH3Br है, जरा बताओ, एक रिंग वाला है और एक ओपन चेन है, कैसे होगा? तो बताओ, इसका पहले क्रॉस, इसका पहले अगर कपलिंग होगा तो क्या होगा, ऐसे बनेगा? अरे बोलो। और दूसरे का क्या होगा, C2H6 हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? एक क्रॉस बनेगा और 2 सेल्फ, जिसमें से सेल्फ क्या रहेंगे, मेजर रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलो शाबाश। अब हम लोग आगे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा आपके सामने है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं आपको रिवर्स प्रॉब्लम करवा रहा हूं, जैसे कि मैंने ओजोनोलिसिस का रिवर्स प्रॉब्लम करवाए थे, आपको याद है ना, क्या कैसे करना, कार्बोनिल को हैंग करके रखना, फिर उसमें डब निकाल देना, डिटेल में मैंने बताया था। ये बताओ इसमें कैसे होगा? आपके सामने ये हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन, ये आपके सामने प्रोडक्ट है,
और वो बोल रहा है कि देख इसमें ट्वाइस Na हमने ऐड किया था, बताओ इसमें क्या ए ऐसा डालेंगे जो ये बन जाएगा। तो सुनो, हम लोग वो जो इवन था ना, इवन का सेंटर से ब्रेक कर दो। तो मुझे बताओ ये इवन है, इवन के सेंटर से ये ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे एक ब्रोमीन डाल दो और यहाँ पे एक ब्रोमीन डाल दो, तो 100%। अब आपके 4 ऑप्शन में कौन सा हैलोजन दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मानो वहां पे क्लोरो 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 होगा तो यहाँ पे Cl डाल देना, वहां पे अगर Br होगा तो Br डाल देना। तो आप मुझे बताओ अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, टेल मी क्या बनेगा। CH3 कितने बार, 2 टाइम CH बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने बार बनेगा। अब जरा मुझे बताओ इसी में अगर मैं ट्वाइस Na डाल दूं और ये सेम टू सेम CH क्या हो जाएगा, CH3 ट्वाइस, तो क्या अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये Br Na के साथ जाएगा, तो क्या यही बनेगा, चेक कर लो। रिवर्स प्रॉब्लम, बताओ इसमें से कहां से ब्रेक करेंगे। अच्छा बाय द वे एग्जाम में इतना खुल्ला नहीं आएगा आपको, इत्मीनान से ले बेटा, ये मैंने परोस के रख दिया है, आ बैठ खा, ऐसा आएगा। हाँ, ये तुमको थोड़ा ऐसा कंजस्टेड स्ट्रक्चर देगा, कंफ्यूज करेगा थोड़ा, बोलो क्वेश्चंस में कंफ्यूज करेगा और फिर बोलेगा कि चल अटेम्प्ट कर, ठीक है। तो बताओ यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे हैलोजन डाल देना, यहाँ पे भी हैलोजन डाल देना, तो क्या आपका यही बनेगा, बोलो ना। CH3 कितने बार, 3 टाइम CX, और इसी को आप कपल करवा दो तो आपका वो प्रोडक्ट भी बन जाएगा। नाउ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड गिव्स सेल्फ कपलिंग, क्रॉस कपलिंग एंड अल्कीन इज आल्सो फॉर्म एज ए प्रोडक्ट। इसके लिए लगता है मेजर बड़ा मैकेनिज्म जो कि अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हरिवा क्या हुआ, तो बताओ CH3Br क्या होगा, C2H6, C2H5Br क्या होगा, C4H10, और दोनों क्रॉस करेंगे तो एक बन जाएगा। और ये जो C2H5Br आपको नजर आ रहा है ना, ये कुछ डिसोसिएट करके अपना ब्रेक डाउन करके आपका अल्कीन भी प्रोडक्ट बनाएगा। वो कैसे बनाएगा वो हम लोग जब हैलोजन की मिसलेनियस रिएक्शंस वगैरह बताऊंगा तो वहां पे मैं बता दूंगा, वैसे उतनी उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। गॉट इट, बोलो समझ में आया, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिटिक रिएक्शन, अब फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, वुड्स में क्या था, अल्काइल हैलाइड प्लस अल्काइल हैलाइड ट्वाइस Na के प्रेजेंस में। फिटिक में होगा अराइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड, क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या किया, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स मतलब क्या होता है, अरे अराइल हैलाइड होता है ना, हेलो एरिन्स मतलब क्या होता है, अराइल हैलाइड ही होता है। तो आप बताओ यहाँ पे, तो हेलो एरिन्स इज ट्रीटेड विद दिस सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बाय फिनाइल रिंग इज ऑब्टेन्ड। वहां पे क्या था, आर ग्रुप था, यहाँ पे क्या है, रिंग आ गई। तो अराइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स दी बाइफिनाइल रिंग। नाउ वुड्स फिटिक क्या होगी, अभी इसको देखो मत, बताओ वुड्स फिटिक क्या होगी। वुड्स में क्या होता था, अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल। फिटिक में क्या होता, अराइल हैलाइड सोडियम मेटल। और वुड्स फिटिक में क्या होगा, एक अल्काइल और एक, तो देखो अल्काइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड, तो ये क्या दे दिया उसने, रिंग दे दिया, क्रॉस कपलिंग। और यहाँ पे ये मेजर इसलिए होगा क्रॉस कपलिंग वाला क्योंकि इसमें जो बेंजीन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लग रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। एग्जांपल के तौर पे आपने CH3Br लिया वुड्स वाला, आपने ब्रोमोबेंजीन ले लिया फिटिक वाला, दोनों को मिला दिया तो वुड्स फिटिक हो गया, है ना। तो ट्वाइस Na के प्रेजेंस में तो टोलिन बन गया। आप देखो यहाँ पे 3 अल्फा एच अवेलेबल है यहाँ पे, तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे विच मेक्स द मॉलिक्यूल स्टेबल। समझ में आया, तो ये हो गया वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब आते हैं वुलमैन कपलिंग। क्या आते हैं, वुलमैन कपलिंग। क्या होता है वुलमैन कपलिंग, आप आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ ट्रीट करोगे, याद रखना कॉपर ही इसमें यूज करते हैं आयोडोबेंजीन के साथ। तो कॉपर के साथ आयोडोबेंजीन को यूज करोगे एक सील ट्यूब में जो कि आपको बाइफिनाइल रिंग देगा और Cu2 का एक आपको पीपीटी भी बाहर निकाल के देगा, तो इसको बोलते हैं वुलमैन कपलिंग। समझ में आया। नेक्स्ट नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और जीआर में हमने पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। चलो, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद दिस जिंक पाउडर हाइयर अल्केन इज ऑब्टेन। आप एक अल्काइल हैलाइड लो, जिंक के साथ उसको ऐड करो तो हाइयर अल्केन बनेगा, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। समझ में आया। अब ये मैंने उस दिन आपको ऑलरेडी पढ़ाया है रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, बोलो, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, डी कार्बोक्सिलेशन। बताओ डी कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ
CO2 होता है। कैसे होगा, मैंने उस दिन भी बताया आपको। आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने बेस डाला, तो यहाँ का OH और यहाँ का H माइनस क्या होगा, H2 होगा, तो ये एक सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट, एक सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट में हमने क्या ऐड किया, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि मैंने उस दिन बताया, ये नीट का PYQ था। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे क्यों यूज करते हैं उसका भी रीजन बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे क्या निकलेगा, ये पूरी टर्म बाहर निकल जाएगी H को छोड़ के, तो क्या बाहर निकला, Na कितने बार है, 2 बार, और COOO तो CO3, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का आपको पाउडर बाहर निकला, और आपका क्या बचा यहाँ पे, अल्केन बचा। क्या बचा, अल्केन बचा ना। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी है। डायरेक्ट रिएक्शन क्या होगा आपके एग्जाम में, डायरेक्ट रिएक्शन एग्जाम में पूछता है, बताओ ये आपका एसिड है, क्या है ये आपका, ये एसिड है, एसिड में बेस डालोगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो क्या देगा वो, RH देगा। समझ रहे हो, मतलब बेसिकली देखा जाए तो CO2 को डायरेक्ट निकाल लो, यहां से क्या करना है, CO2 को आपको निकालना है। यहाँ पे भी आपको देखो, अगर आपने सॉल्ट के साथ किया तभी भी आप CO2 के साथ निकाल लो और H लगा लो। आपने बेंजीन का सॉल्ट लिया, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, उसमें भी आप NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डालो तब भी हो जाएगा। बोलो भाई, अब देखो नीट 21 का क्वेश्चन है, नीट 21 का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, CH3CH2COONA, उसने पूछा था NaOH प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये भैया क्या देगा बोलो, ये पूरी टर्म बाहर निकलेगी, अरे बोलो ना, ये पूरी टर्म बाहर निकलेंगी, इथेन बन गया, बना क्या नहीं बना, इथेन, Na2CO3। आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट, तो बोलो B2H6, रेड फॉस्फोरस, कैल्शियम ऑक्साइड और डाइबल H। व्हाट इज द आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड इज द। अब मैंने यहाँ पे देखो लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड का यूज, द पर्पस ऑफ calcium oxide to keep NaOH in dry condition because it is quite hydroscopic in nature। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोस्कोपिक है, वाटर एब्जॉर्बिंग है, खींचता है अपने तरफ, तो उसको वो कौन सी कंडीशन में रखता है हमेशा, कैल्शियम ऑक्साइड कौन सी कंडीशन में रखेगा, ड्राई कंडीशन में रखेगा NaOH को, उसको, ठीक है ना, क्योंकि NaOH के नेचर के हिसाब से। चलिए आगे आते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, सोडियम सॉल्ट विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। आप सॉल्यूशन देखे बगैर बताओ आंसर। प्रोपेन बनना चाहिए तो कौन सा एसिड का सॉल्ट होगा, ब्यूटेन, 4 कार्बन का सॉल्ट लेंगे, अरे 1 कार्बन कम हो रहा ना वहां पे, तो बताओ यहाँ पे कौन कितने कार्बन का सॉल्ट लेंगे, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का सॉल्ट लेंगे, यहां से सब बाहर चीजें निकलेंगी, बराबर है, क्या बचा, प्रोपेन बन गया। देखो प्रोपेन प्लस Na2CO3, अरे जितने कार्बन आपको बनाने हैं उससे 1 कार्बन का सॉल्ट ज्यादा लो या एसिड ज्यादा लो। समझ में आया कि नहीं आया, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो अब आते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, किस पे आते हैं, बोलो, ग्रिग ऑलरेडी पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड प्लस एनी एक्टिव हाइड्रोजन ऑलवेज गिव्स RH। क्या पढ़ा अपन ने, ये RMGX में पूरा चैप्टर ही पढ़ाया है मैंने। RMGX में अगर आपने अल्कोहल डाला या वाटर डाला या एसिड डाला या HCl डाला या H2SO4 डाला, कोई भी आपने एसिड इसमें डाला जिसमें H प्लस प्रोवाइडर है, वो हमेशा आपको क्या बना के देगा, RH बना के देगा। मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि ऑल्सो रेफर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड GR चैप्टर, वहाँ पे मैंने डिटेल में इसमें पूरे मेथड बताए थे, ज़ेरिबिटोनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन मेथड, कल क्वेश्चन भी था एग्जाम में, है ना, तो ये सब मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाया है, ऑलरेडी आपका ये हो चुका है, ठीक है। नाउ अब एक आता है कोरी हाउस सिंथेसिस, ये जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कोरी हाउस सिंथेसिस, जिसमें एक हम लोग नया रिएजेंट बनाएंगे जिसका नाम है गिलमैन रिएजेंट। क्या नाम है, गिलमैन रिएजेंट, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। गिलमैन के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट, बराबर है, ऑलरेडी पढ़ा है हम लोगों ने। तब देखो गिलमैन रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi, जेई वालों क्या होता है, R2CuLi, गिलमैन रिएजेंट। अब देखो R2CuLi में यहाँ पे RR पे नेगेटिव चार्ज रहेगी, पता है ना, RR पे नेगेटिव चार्ज रहेगी, और आपका वो CuLi आपका वो पॉजिटिव रहेगा, Li आपका पॉजिटिव। गिलमैन रिएजेंट बनता कैसे पहले वो समझ लो, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, अल्काइल हैलाइड में लिथियम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, लिथियम ऐड करेंगे। तो जरा बताओ यहाँ पे LiX बाहर हो जाएगा और R के पास क्या आ जाएगा, Li भी आ जाएगा, तो ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड पहले बनता। फिर उस RLi को हम लोग कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, CuI के साथ, तो CuI के साथ रिएक्ट करवाने पे ये बनाएगा R2CuLi। क्या बनाएगा,
देखो बैलेंस करने के लिए मैंने 2 बार R ले लिया, तो 2 बार R ले लिया मतलब R2 हो गया। Cu कितने बार है? 1 बार। और Li कितने बार है? 1 बार। और I बाहर निकल गया आपका लिथियम के साथ, आई एम सॉरी Li आपका बाहर निकल गया किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो आपका ये बन गया R2Cu Li। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपने क्या यूज किया बोलो? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में क्या ऐड किया? लिथियम ऐड किया, तो Rli बन गया। उस Rli में हमने क्या ऐड किया? Cui किया, तो R2Cu Li बन गया। बैलेंस के चक्कर में भागो मत, ठीक है ना? 10th के बच्चे नहीं हो आप लोग। समझ में आया मेरी बात? यही आपके एग्जाम में आएंगे ये छोटे छोटे टर्म्स, याद रखना। जब मैं PYQ सीरीज करवाऊंगा, मेंस एडवांस के क्वेश्चन करवाऊंगा और भी अलग से MCQs करवाऊंगा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसमें पता क्या करेगा? एक अल्काइल हैलाइड लेगा, अल्काइल हैलाइड में डाल देगा वो क्या बोलो? Li। वो ट्वाइस Li भी देगा नहीं। ये भैया भयंकर अल्काइल हैलाइड है, इसमें Li डाल दिया, A बना, और Li में फिर Cui डाल दिया, बता B क्या बनेगा? तो वहाँ पे समझना है, वहाँ पे वो बैलेंसिंग के चक्कर में भागना नहीं है पैर घस के, ठीक है ना? समझ रहे? तो अब बताओ यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन कैसी हुई? देखो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन पे बताया है कैसी होगी डायरेक्ट रिएक्शन, बोलो। मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड में पहले क्या डाला? तो क्या बन जाएगा? Rli। और Rli में वापस से मैं क्या ऐड करूंगा? Cui। तो क्या बन जाएगा? R2Cu Li। क्या बनेगा? R2Cu Li बन जाएगा, ठीक है? अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, ध्यान देना बच्चों। देखो इधर कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान दो। ये आपका अल्काइल हैलाइड है, मैं उसमें क्या ऐड कर रहा हूँ? R2Cu Li ऐड कर रहा हूँ। अल्काइल हैलाइड में क्या ऐड कर रहा हूँ? R2Cu Li ऐड कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कैसे होगा? क्या ये हमारा डेल नेगेटिव है? अरे है या नहीं है? क्या मेरा ये R आपका डेल पॉजिटिव है? क्योंकि वो हैलोजन के साथ अटैच्ड है। तो अब जरा बताओ, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, देखो ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये हैलोजन जाएगा कॉपर के पास, और हैलोजन जाएगा लिथियम के पास, और ये दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बताओ क्या बनेगा? बोलो। R और R, क्या RR बन गया? और ये क्या बना? RCU आपका अलग निकल गया, और Li के पास क्या आ गया? XR। सो दिस इज द रिएक्शन। अब हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन कैसी होती है। बताओ यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन कैसी होगी? ये मैंने अल्काइल हैलाइड लिया, बोलो अल्काइल हैलाइड लिया। अल्काइल हैलाइड में क्या ऐड कर रहा हूं मैं? क्या ऐड कर रहा हूं? क्या ऐड कर रहा हूं? गिलमैन रिएजेंट ऐड कर रहा हूं। गिलमैन से मुझे एक ही अल्काइल ग्रुप को लेना है, तो डायरेक्ट रिएक्शन में बताओ मुझे बस ये ब्रोमीन को हटा के क्या लगाना है? R ग्रुप लगा देना है। और R ग्रुप मेरा कौन सा है वहां पे? CH3 है। व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट? प्रोपेन विल बी दी प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। चलो ये देखो, ए भी आपको फाइंड करना है, बताओ कैसे होगा? ये आपका अल्काइल हैलाइड है, अरे है या नहीं है? इस अल्काइल हैलाइड में आपने लिथियम डाला, Cu डाला, तो क्या बनेगा? इसका मैं तुमको सोल्यूशन भी बताऊँ क्या करके? चलो मैं इसका सोल्यूशन भी बताता हूँ, नोट करने के बाद मैं सोल्यूशन यहाँ बताता हूँ इसका। चलो बताओ क्या होगा, बोलो। इसका R2Cu Li क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? CH3 CH यही है, देखो CH3 CH CH3 कितने बार हो जाएगा? R2 हो गया 2, और क्या हो जाएगा? Cu Li। दिस इज माई A। ये क्या है मेरा? A बन गया। बना कि नहीं बना? अब A में हम लोग ने क्या ऐड किया, बोलो जल्दी से? CH3 CH CH3 Br, ये ऐड किया। तो मुझे क्या बनाना है? B बनाना है। तो मुझे बताओ यहां से एक R ग्रुप निकलेगा, और वो कौन से कार्बन पे जाके अटैच होगा? इस कार्बन पे। तो डायरेक्ट बताओ, ब्रोमीन को निकाल के मैं क्या लगाऊंगा? CH3 CH CH3, और यहां का R ग्रुप कौन सा है? CH CH3 CH3, एक ही आएगा ना वो। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का बोलो, पक्का आ रहा है? जरा ये बताओ, इसको इसका डायरेक्ट रिएक्शन कैसे करेंगे बताओ? ये नोट करो, इसका डायरेक्ट रिएक्शन बताओ कैसे होगा? इस वाले बोलो कैसे करेंगे? बोलो। हाँ जी, इसका R2Cu Li कैसे बनेगा? LiCu के लिए तो बोलो CH3 CH3, यही है ऐसा। कितने बार हो जाएगा? 2 टाइम। आगे क्या आएगा? Cu Li। दिस इज माई A, दिस इज माई A, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इसके बाद क्या होगा?
बोलो, ये हम लोग ऐड कर रहे हैं, बी बनाना है तो क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, CH3 Br। तो इस Br को हटा के क्या लगा देंगे, यहाँ का R लगा देंगे, तो बोलो क्या बनेगा, CH3 और ये CH2 है आपका, और इस CH2 पे क्या आ गया, CH3। दिस इज योर द कंपाउंड। आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो, पक्का आया, कैसे करना है। हाँ, आपको डायरेक्ट मैं रिएक्शन करना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन एग्जाम में आती है। जीआरबी का क्वेश्चन है नंबर 3। कुछ जाके बोलो उधर मैम को वगैरह, लेक्चर चालू है, बोलना आवाज़ आ रही है, लाइव लेक्चर है, थोड़ा ध्यान दो। चलो बताओ। हाँ, जीआरबी 3 हैलाइट वाला क्वेश्चन है, जीआरबी का क्वेश्चन नंबर 3। तो ऑब्वियसली आपको कौन सा एडिशन करना है यहाँ पे, 1,2 या 1,4? 1,4, क्योंकि मैंने जीआर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बताया है, मैम को बोला है कौन सा एडिशन करना है, 1,4 या 1,2, जिसमें से 1,4 इज मेजर। आप मुझे बताओ इसमें से आपका R2CuLi में से R ग्रुप आएगा, R ग्रुप कौन सा है वहां पे, CH3 है, तो बोलो ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो, पक्का आएगा। ये करेगा अटैक इधर, ये आया इधर, ये आया इधर, ये आपका 1,4 एडिशन हो गया, बोलो। देखो यही होगा, ये आएगा इधर, ये गया इधर, और ये गया इधर। H+ मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ, सो दिस इज माई। क्या ये टॉटोमेरिज्म भी कर सकता है ना, टॉटोमेरिज्म करके ये इधर और ये, तो आगे टॉटोमेरिक फॉर्म भी बना देना ऑप्शन के हिसाब से। जरा ये देखो, क्या ये भी आपका 1,4 एडिशन करके बताएगा या नहीं बताएगा, बोलो, अरे बोलो ना, बताएगा। कैसे होगा 1,4 एडिशन, एक यहाँ का CH3 ग्रुप ये 4 पे अटैक करेगा, ये जाएगा इधर और ये हो जाएगा ओपन, क्या यही बन गया। इसके बाद क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा, ये आया इधर, ये आया इधर, सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, अगर आपके फाइनल आंसर में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अल्कोहल और अल्कीन साथ में, देन ऑलवेज गोज फॉर टॉटोमेरिक फॉर्म। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, तभी आपके 4 ऑप्शन में से कोई एक सही रहेगा, आपको दिख जाएगा वहां। समझ में आया, बोलो। चलो ये बताओ डायरेक्ट कैसे करेंगे, बताओ यहाँ पे कैसे होगा। हालांकि सॉल्यूशन मैंने बताया है, आप डायरेक्ट बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा। आपको ए बनाना है तो बोलो ए कैसे बनेगा, Li ऐड कर लूंगा मैं, तो ये Br निकल के Li आ जाएगा, दिस इज माई ए। और ये बोलो उसमें Cu डाल देंगे तो वो CH3 डबल बॉन्ड वाला पूरा वो ट्वाइस होके CuLi आ जाएगा, तो दिस इज माई बी। ये पूरा जो है याला, इसको मुझे क्या कर देना है, डबल कर देना है, CuLi आगे लगा देना है, दिस इज माई बी। और बी में मैंने ये ऐड कर ला, तो यहाँ का Br हटा के इसके साथ अटैच कर लो CuLi के साथ, तो वो पूरा कंपाउंड बन गया, दिस इज माई द स्ट्रक्चर। आप समझ रहे हो, ये सारे जीआरबी के क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, जीआरबी का सिंगेज का जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बताओ। अब ये एनबीएस वाला तो अपन ने पढ़ा नहीं, बट मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं है उसका। बोलो क्या होगा, डायरेक्ट बताओ कैसे होगा। चलो बोलो कैसे होगा। पहले तो ये HBr है तो Br निकालना पड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा आपका, बोलो। आपने ये रिंग लिया और यहाँ पे Br आ गया, तो दिस इज योर ए, समझो, दिस इज योर ए। और ए में हमने क्या ऐड किया, LiCuI, तो मतलब डायरेक्टली इसको 2 टाइम्स कर लूँ, तो ये मेरा ऐसा CuLi, और ये कितने बार हो गया, दिस इज माई बी। समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। अब उसमें अटैक करेंगे, किस में अटैक करना है, इस वाले हैलोजन पे अटैक करना है। तो क्या करूंगा मैं, क्या सिखाया मैंने, ये Br को निकालो, ये CuLi को यहां से निकालो और एक लगा दो यहाँ पे, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक आ गया रिंग यहाँ पे, दिस इज योर C। क्या हो गया, अब C में उन लोगों ने NBS ऐड किया, NBS H न्यू के कंडीशन में। NBS होता है
एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, जो कि हम लोग आगे ले चैप्टर अल्कीन में पढ़ेंगे। क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमो, जो कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन करता है? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप मुझे बताओ, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये डबल बॉन्ड है, अरे है या नहीं है? डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन क्या होता है? अलाइल। डबली बॉन्डेड क्या कार्बन क्या होता है? विनाइल। तो डबली बॉन्डेड कार्बन, तो डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन ये अलाइल है और ये भी अलाइल है। इमेजिन करो, अगर हैलोजन यहां आया तो एक प्रोडक्ट, अगर हैलोजन यहां आया तो टर्सरी वाला प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रेफरेबल है? टर्सरी वाला। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलो। डबल, और ये रिंग आपकी, और यहां वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो। यहाँ पे ब्रोमो सप्लाई होता है। आगे हम लोग अल्कीन में देखेंगे, इसको बोलते हैं NBS रिएक्शन। क्या बोलते हैं? NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है, ऑलरेडी अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड भी है, तो आप लोग इसको बार बार भी देख सकते हो, मल्टीपल टाइम देख सकते हो। जहाँ जहाँ पे भी आपको डाउट डिफिकल्टी आएगी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। क्या आता है? ये भी बहुत सिंपल, जेई मेंस में भी आपको कई याले रिएक्शंस में मिलेगा और जेई एडवांस में भी आएगा और नीट में भी ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम का या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रहेगा। क्या रहेगा? सॉल्ट। कार्बो गिव्स इवन नंबर ऑफ हायर अल्केन्स। कौन से नंबर के? इवन नंबर के हायर अल्केन्स आपको मिलेंगे एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट। ये एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोकार्बन कोल्ब्स में जो बनता है वो कौन से टर्मिनल पे बनता है, एनोड पे या कैथोड पे, और जो आपका अल्केन बनता है वो कहाँ बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा वो कहाँ बनेगा, पूछता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि अल्केन कहाँ बनेगा? एनोड। हाइड्रोजन कहाँ बनेगा? कैथोड। अब देखो रिएक्शन होती कैसी है, ध्यान दो। ये मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब याद है ना, वो अपने बीकर बनाया, दो उसमें रॉड डीप है, इलेक्ट्रिसिटी हमने ऐड किया उसमें। सुनो यहाँ पे क्या करना है आपको, इधर देखो, डायरेक्ट अगर हमको देखना है डायरेक्ट, ये आपको आर ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, बस इसको दूसरे आर के साथ कंबाइन कर लो तो क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। ये क्या बाहर निकला? तो ये CO2 भी बाहर निकल गया। अब मुझे बताओ, यहाँ के दो हाइड्रोजन H2 और यहाँ के दो Na, ये दो OH के साथ NaOH। तो आप याद रखना H2 और NaOH कहाँ निकलेगा? कैथोड। अल्केन और CO2 कहाँ निकलेगा? डायरेक्ट रिएक्शन कैसे करना है जरा बताओ, यहाँ पे बताओ कैसे करेंगे। मैंने बताया क्या है यहाँ पे अवेलेबल, प्रोडक्ट क्या होगा, समझ में आ गया? कोल्ब्स खत्म। बोलो यहाँ पे क्या है? CH3 CH2। ये पूरी टर्म को छोड़ देना, CONA को पूरी टर्म को छोड़ देना, ठीक है ना? बताओ क्या होगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH2 CH। बोलो ये क्या है आपका? रिंग है, क्योंकि CONA को तो अपने को कट करना है, CONA को कट करना है, CONA को कट करना है। समझा या नहीं समझा? कोल्ब्स। जरा ये बताओ, अब देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग है। बताओ अगर यहाँ पे मैंने CH3 CH2 COONA लिया और मैंने ट्वाइस H2O इलेक्ट्रोलिसिस किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कितने कार्बन है यहाँ पे? कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन का। कोल्ब्स क्या देगा? 4 कार्बन। लेकिन अगर उस इसी में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ डाला तो 1 कार्बन कम हो जाएगा। अरे डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन में 1 कार्बन कम मिलता है, देखे हमने। बोलो ना, ये CH3CO ये पूरी टर्म NaOH के NaO के साथ बाहर निकलेगी Na2CO3 के साथ। अरे ये दोनों रिएक्शन में फर्क समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं एक और बार जूम करता है, थोड़ा ध्यान से समझो इस रिएक्शन को। देखो कैसी रिएक्शन है ये, बोलो समझा या नहीं समझा? एक आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोल्ब्स करेंगे तो R ग्रुप मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो वो 2 बार हो जाएगा। लेकिन अगर उसी में NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया तो, अरे बोलो फिर क्या होगा? 1 कार्बन कम हो जाएगा। दोनों में फर्क समझ में आ रहा? ये दोनों ही एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। आपको, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बोलो। चलो अब देखो उसका मैकेनिज्म, ये है कोल्ब्स का मैकेनिज्म। कोल्ब्स का मैकेनिज्म देखो कैसे हो रहा है, मैं ध्यान से समझो। मैकेनिज्म है, मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट, अरे क्या है, सॉल्ट को मैंने यहाँ पे Na बाहर निकल गया आपका, तो क्या हो जाएगा बोलो, COONA नेगेटिव, सॉरी COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो ये मैंने 2 टाइम्स ले लिया क्योंकि मेरी सारी चीजें 2 टाइम्स में चल रही है। अब मुझे बताओ, ये आपका यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो किस तरीके से बनेगा, ध्यान दो। एक नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये R और C के बीच में का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन R के पास। बोलो क्या बचा, क्या R पे डॉट आ गया, क्या ये C डबल बॉन्ड O और ये भी डबल बॉन्ड O मतलब CO2 बन गया, और यहाँ पे एक क्या मिल गया तुमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट मल्टीप्लाई ऑल्सो बाय 2। ध्यान से समझो। अब क्या आपके पास ये R कितने बार है, R कितने बार है, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो R बन गया, और CO2 कहां पे गया, एनोड पे गया। कहां पे गया? अब कैथोड की बारी। कैथोड पे क्या है, तुम लोग H2 भी डाल रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस में, H2 आपको क्या करेगा, ट्वाइस OH माइनस प्लस 2H प्लस देगा। ट्वाइस OH माइनस 2 Na प्लस के साथ मिलके क्या बनाएगा, और 2H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाएंगे। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन था या 2 थे, तो 2H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो H2। समझा या नहीं समझा मैकेनिज्म? आपको कंपटीशन में याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद भी रख लिए तो काम की चीज है, कोई आपको नुकसान चीज नहीं है। तो बस आपको इतना याद रखना है फाइनल में, अगर आपके पास कोई भी सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी एग्जाम में आएंगे नहीं, आ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आते नहीं है। ये पॉजिटिव कोई भी सॉल्ट दिखा और आपने उसमें NaOH को ऐड, आई एम सॉरी, आपने उसमें क्या देखा बोलो, H2O देखा, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या करना है जल्दी बताओ, ये R को किसके साथ मिला देना है, R के साथ। लेकिन इसी में अगर अपन ने NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो RH बनेगा। बस समझ में आई? पक्का? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया, एग्जाम में आता है। कोल्ब्स आपको याद होगा, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में कोल्ब्स रिएक्शन भी पढ़ा है, याद है? वहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है, वो रिएक्शन अलग है, उसको याद रखना। हाँ, वो अलग है और ये अलग है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना नहीं, ठीक है? चलिए अब आते हैं कोल्ब्स ये तो हो गया ना हमारा, बोलो। अब आते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने बोला भी था, क्या बोला था मैंने, कि डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, लिखा के दूंगा, अच्छे से लिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन जम जाए, बन जाए। क्या करता था वो, जो CH2 जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन होता है उस पे वो OH ग्रुप को ऐड कर देता। अरे बोलो संस्कृति, समझे आप मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? आपको वहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था, अब यहाँ पे आप और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? कैसे होगा जरा देखो, मैंने बताया था BH3 क्या हो जाएगा, बोरॉन हाइड्राइड, जो कि आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी है। मैंने आपको सिखाया था न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते, द सेंट्रल एटम इन विच द इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज प्रेजेंट। अगर कोई सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट, बोलो भाई, नहीं है तो क्या होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। द सेंट्रल एटम हैविंग एक्सपांडेड ऑक्टेट is also neutral electrophile. The central atom connected with more than 2 electronegative atom, more than 1 electronegative atom, जैसे कि CO2 हो गया, BeCl2 हो गया, बोलो AlCl3 हो गया, ये क्या है, सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि हमने GOC में पढ़ा था, बराबर। अब बताओ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब बताओ यहाँ पे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, BH3 easily dimerizes to give B2H6 because of the vacant p orbital, डायमराइज हो जाएगा। और मैंने एक और चीज सिखाई थी कि भैया अगर तुमको इतनी अगर हिम्मत है कि भैया तू डायमर नहीं बनेगा, ऐसे कैसे बन रहा तू डायमर, तो क्या कर लो, बेस के साथ उसको, भैया BH3 बोलेगा एक काम कर, मैं डायमर नहीं बनता, तू मुझे कुछ तो दे दिल लगी के लिए तभी तो मैं वही डायमर नहीं बनाऊंगा। तो वो भाई क्या करेगा, उसको डाई इथाइल ईथर को दे देगा कि भैया तुम एक काम करो, तुम्हारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और तेरे पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो तू डोनेट कर इसको, और अब वो डायमर बनेगा नहीं। अरे बोलो भाई, खूंटे से बांध दिया उसको, अब वो बाहर भागेगा नहीं। अब यहाँ पे अपना जो बेस्ट रिएजेंट है, बेस्ट जो ईथर है, वो हम लोग क्या यूज करते हैं,
टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। सारे बच्चे इधर ही ध्यान देंगे मेरी तरफ, क्या दे रहे हैं वो बोलो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो हमने इसको BH3THF कॉम्प्लेक्स कहा, क्या कहा, BH3THF कॉम्प्लेक्स, जो कि यूज एज ए सोर्स ऑफ BH3, जो कि अपने को प्रोवाइड क्या करने वाला है, BH3 प्रोवाइड करेगा। नाउ अल्कीन एंड अल्काइन रिएक्ट विद B2H6 और BH3 ईथर टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन। मेन आपका ट्राई अल्काइल बोरेन मिलता है, फिर लास्ट में हम लोग H2O2 डालेंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे तो अपने को अल्कीन बनाना है, या अल्केन बनाना है, तो देखो अल्केन के लिए हम लोग कुछ और डालेंगे। देखो ये मैंने बताया था बोरॉन बल्कि है आपका, तो गोइंग टू लेस क्राउडेड साइड, हाइड्रोजन लाइट है, गोइंग टू मोर क्राउडेड साइड, बोलो गोइंग टू लेस, गोइंग टू मोर। बताओ यहाँ पे, ये मैंने उस दिन भी बताया मैकेनिज्म आपको, ये ब्रेक किया BH2 इधर H इधर, बिकॉज ये जो कार्बन है क्या है, मोर क्राउडेड है। देखो ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 BH2 बन जाएगा ना, बोलो BH2 हो गया, अल्काइल बोरेन। आपने एक और ऐड किया, तो ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो अगेन इसके साथ, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा ये, देखो इस तरीके से बनता है। देखो अगर मैं इसको एरो के थ्रू बताऊं, एरो के थ्रू बताऊं तो देखो ऐसा होता है। देखो ये जो बोरॉन था, क्या ये लाइट है या हेवी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइट है आपका, तो हाइड्रोजन हमेशा किधर जाएगा, हेवी क्राउडेड साइड, ये जाएगा इधर, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके किधर आएगा, बोरॉन के पास, तो डाई अल्काइल बोरेन। अगेन ये हाइड्रोजन जाएगा इधर, और ये कार्बन टूट के किधर जाएगा, बोरॉन के पास, क्या बन गया, ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बना, थोड़ा ध्यान देना, ट्राई अल्काइल बोरेन बना या नहीं बना, उस दिन भी बना था लास्ट लेक्चर में, अरे नहीं बना था कि उस दिन बना था ना, हाँ, उस दिन भी बना था, अभी भी बना। अब देखो मैंने उस दिन भी आपको पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि देखो यहाँ पे अपन H2O2 डाल रहे अल्कोहल, और कुछ भी ऐड करेंगे जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। अरे बोला था या नहीं बोला था, चिल्लाने मत लगाओ, रोजा है मेरे को, बोलो भाई, बोला था ना मैंने। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे H2O2 डाल दिया, पता है आपको, अगर मैंने H2O2 डाल दिया तो जरा मुझे बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, OH, अल्कोहल आ जाए। आपको पता है मैंने ब्रेक किया था, OH 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 किया था ना, ऐसा ब्रेक, OH 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 किया था ना, तो आपका अल्कोहल आएगा। लेकिन अगर आपने उसमें एसिटिक एसिड डाला तो ये CH3 CH2 CH2 के साथ एक और H आ जाएगा, जो कि आपको अल्केन देगा। क्या देगा, और अगर आपने उसी में AgNO3NaOH डाल दिया 298 केल्विन पे, तो वो कपलिंग रिएक्शन दे देगा। इसका मतलब CH3 CH2 CH2 जो है वो अपने आप से कपल हो जाएगा, और क्या देगा, CH3 CH2 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 CH3। देखो दिया कि नहीं दिया, N। आप मुझे बताओ इसके बाहर B2H6 नहीं आएगा, या BH3 वाला कंसेप्ट, जरा बताओ। लास्ट वाला जो आपका ट्राई अल्काइल बोरेन बन रहा, वो डिपेंड करेगा, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। अगर उसमें B2H, अगर आपने उसमें H2O2 डाला तो अलग प्रोडक्ट, हाँ, आपने उसमें AgNO3NaOH डाला तो अलग प्रोडक्ट, और अगर उसमें एसिटिक एसिड डाला तो अलग। H2O2 डाला तो अल्कोहल, एसिटिक एसिड डाला तो अल्केन, और AgNO3 और NaOH 298 केल्विन के साथ वो डाइमर फॉर्म में आपको अल्केन देगा, लेकिन ज्यादा कार्बन वाला। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया। चलो अब ये आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा भी है। मॉलिक्यूलर मास, सोल्यूबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इसी पे डिपेंड करता है सारी की सारी चीजें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो दे आर नॉन पोलर, पता है सभी को। दे पोजेस वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। C1 to C4 आर गैसेस। जो लोअर वाले होते वो क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। C5 से C7 क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और उसके ऊपर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये सबको पता है 10th क्लास से। लाइक डिजॉल्व लाइक, व्हाट इज लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, अरे डिक्रीजेस कैसे होगा, हाँ, तुम लोग 2 कप चाय बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा या 20 कप बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा? 20 कप बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा गैस लगेगी, इसका मतलब बॉईल करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्या हूं, समझा या नहीं समझा, हाँ। तो बोलो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। एज द, अच्छा बताओ जरा, ये बोर्ड्स में पढ़ाया था मैंने, एज द ब्रांच इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस।
because branching makes molecule compact and the hydrogen bonding is depends on the surface area of the molecule. मैंने बताया था, इसी का एग्जाम्पल लिया था कि अभी मेरे पास स्पेस बढ़िया है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, इधर भी चल रहा हूँ इधर भी चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्पेस ज़्यादा है. अगर यही स्पेस अगर 2 फीट का हो जाएगा तो मैं यहीं खड़े रह के लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि सरफेस एरिया मेरा कम हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरी कम होगी, मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अभी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी. तो जैसे जैसे n बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल कम होते जाएगा, क्योंकि इधर का एक कार्बन निकल के ऊपर आ गया ब्रांच, और निकल के इधर आ गया ब्रांच. तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ते जाएगा मॉलिक्यूल क्या होते जाएगा, कॉम्पैक्ट. And branching makes molecule compact and the hydrogen bonding is totally depends on the surface area of the molecule. So as the branching increases, surface area decreases, hydrogen bonding decreases, boiling point decreases. समझ में आया? ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं एग्जाम में भी. और क्या, जरा बताओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी कुछ है, बताओ. Which has the greater boiling point in the pair? ये 1 2 3 4 1 2 3 4, बोलो कौन होगा? पहले वाला हो जाएगा. क्यों पहले वाला होगा? ब्रांचिंग नहीं है वो, ये ब्रांचिंग मेक्स मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट. बोलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी एक 7 कार्बन है, तो यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे 7 कार्बन टोटल. कौन बनेगा? 7 वाला. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक जगह 5 कार्बन का ब्रांचिंग है, एक जगह 8 कार्बन है स्ट्रेट में, या स्ट्रेट में भी छोड़ो, एक जगह 8 कार्बन का ब्रांचिंग है, एक जगह 6 कार्बन का स्ट्रेट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 8 का. भाई 8 का भले से ब्रांचिंग है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन भी तो ज्यादा है उसमें. समझे क्या? देखो कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा एग्जाम में, ऐसा 6 कार्बन दे देगा ऐसा होशियारी बताने के लिए. देखो ये यही तो है, ये क्या है? 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे ऐसा ऐसा. बताओ ये यहाँ पे भी बनेंगे जो क्वेश्चन मैंने दिया. बताओ किसका ज्यादा होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. हालांकि सेकंड में ब्रांचिंग ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन भी तो ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे होगा उसका? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? समझ रहे? ये बताओ, एन पेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, तो 1 क्लोरोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि 5 कार्बन पेंटेन में और 1 क्लोरो भी है, ये सब पे डोमिनेट. जरा ये बताओ, ये कर लोगे? ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ये. चलिए अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस पे. हमारा यहाँ पे अल्केन का इंट्रोडक्शन और अल्केन की प्रिपरेशन हमने यहाँ पे खत्म किया. अब नेक्स्ट कुछ टाइम में हम लोग कोशिश कर लेंगे पूरा के पूरा आपका क्या खत्म करने की, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी. अभी हमने अल्केन बना लिया, अल्केन बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर ली कि भैया 4 तक के तुम लोग गैस में हो, 4 से 7 तक के तुम लोग लिक्विड में हो, और 7 के ऊपर तुम लोग काय में हो भाई? सॉलिड में हो. तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी चेक कर लिया, लाइक डिजोल्व लाइक वो भी चेक कर लिया. अब कुछ नहीं बचा तुम्हारा. अब हम लोग तुमको क्या करेंगे, तुमको रिएक्ट कराएंगे किसी और के साथ, ताकि हम तुमसे भी कुछ नए प्रोडक्ट बनाएं. सबसे पहला आता है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन. क्या आता है? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन. तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में मैंने आपको बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और जिसमें से फ्लोरीन को हम लोग अवॉइड करते हैं. और यहाँ पे एक और एस्टाटीन भी आता है, एस्टाटीन, उसको भी अवॉइड करते हैं. क्यों अवॉइड करते हैं? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव. क्या है वो? रेडियो एक्टिव. और दूसरी बात छोड़ो रेडियो एक्टिविटी के लिए जी, वो तो रेयरेस्ट एलिमेंट है, साइज छोड़ो. क्या है वो? रेयरेस्ट एस्टाटीन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बहुत रेयर एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का. तो जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो तुमको काय को रिएक्शन करना है उसको, है ना. तो अब जरा देखते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? टूटेगा कौन सबसे पहले? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन. चलो अब यहाँ पे देखो, हायर अल्केन्स जो है वो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देगी, एक प्रोडक्ट नहीं देगा. हमने ये देखा है रिएक्शन, झूठ मत बोलो तुम लोग, बोर्ड में नहीं देखा? अरे बोर्ड में नहीं देखा क्या हमने? नहीं, मुझे मालूम है ना आपका आंसर क्या आएगा. आपको पढ़ाने के बावजूद अगर दूसरे दिन पूछिए अपन ने पढ़े ना, कब आप पूछोगे ऐसे, है ना. तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि आप झूठ मत बोलो, बिकॉज आई नो यू. मेरी बात समझ में आ रही भाई? थोड़ा उठ जाओ सब, ठीक है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप मुझे बताओ, ये मैंने आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन जब पढ़ा रहा था,
याद है मैंने वो नीट प्लस जेई प्लस में वो एडिशनल बताए थे आपको, डिग्री चेक करके हाइड्रोजन रिप्लेस करना, है ना? इतना पढ़ लिया अब तुमको याद भी नहीं आता कब कहाँ पढ़े करके, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अब ये हाइयर अल्केन जो है वो क्या देगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एक से ज्यादा, लेकिन लोअर अल्केन क्या देगा, चेन रिएक्शन देगा। और आपका क्लोरीनेशन ऑफ अल्कीन फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, बताया था मैंने। अब यहाँ पे द मेजर प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ लोअर अल्केन। लोअर अल्केन मेरे पास क्या रहने वाला है, सबसे पहले बोलो, मीथेन ही रहने वाला है। उसके भी नीचे कोई और है क्या आतिफ, कोई है नहीं है ना, तो मीथेन ही लेंगे हम लोग, ठीक है। ये मैंने मीथेन ले लिया, CH4, CH4 में मैंने क्लोरीन ऐड कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो यहाँ का Cl यहाँ का H निकल गया, क्लोरोमीथेन, बराबर है। फिर मैंने और कंटिन्यू, क्योंकि आपको मालूम है कि लोअर वाला एक रिएक्शन तो देगा ही नहीं, क्या देगा, चेन रिएक्शन देगा, तो एक की जगह फिर 2 क्लोरो आ जाएगी, फिर 2 की जगह फिर 3 आ जाएगी, फिर 3 के साथ साथ में 4। तो बेसिकली देखा जाए तो एक जो आपका गैसियस जो आपका मीथेन है वो आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट में जाएगा, जो कि हम लोग एज ए प्रोपेलेंट यूज करते हैं। प्रोपेलेंट, रॉकेट के जो प्रोपेलेंट होते हैं ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को वहां पे यूज किया जाता है। समझ में आया ये, अरे बोलो। चलो अब ये हमारा चेन रिएक्शन हो गया। अब अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें तो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि क्लोरीनेशन फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि आप HNO कंडीशन में करते हो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपके 2 क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, होमोलिटिक फिजन हुआ। कौन सा फिजन हुआ, तो बोलो क्या बनेगा, ये Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, अरे बना कि नहीं बना, फ्री रेडिकल आपका। उसके बाद क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन। पहला क्या होता है, कुछ हुआ, पहला क्या होता है, चेन इनिशिएशन, दूसरा क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन, तीसरा क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, आपका जो अल्केन है, देखो इधर देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, हाइड्रोजन के साथ मिल गया, और क्लोरीन ये फिर एक इलेक्ट्रॉन के साथ गया, क्या बचा, R डॉट प्लस ये H और Cl क्या बन गया, और ये Cl डॉट अलग, फिर ये R डॉट और Cl डॉट एक दूसरे से मिल जाएगी, RCl बनाएगी। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन, क्या ये Cl डॉट ये Cl डॉट से कट जाएगा, क्या ये R डॉट ये R डॉट से कट जाएगा, बचा क्या, RH प्लस Cl2 गिव्स RCl प्लस HCl। अरे वही बचा, बचा कि नहीं बचा, वही बचा। बट ये मैकेनिज्म के वे में मैंने आपको बताया है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये मैकेनिज्म आपको लिख के आने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या। अब हो रहा है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में जो आपके रेडिकल बन जाते उसको आपको टर्मिनेट करना जरूरी है। तो टर्मिनेट 2-3 तरीके से हो सकता है, या तो R डॉट को R डॉट से मिला लो, RR बना लो, या R डॉट को RCl से मिला लो, RCl बना लो, या तो Cl डॉट को Cl डॉट से मिला लो, Cl2 बना लो, डन। बात समझ में आई। अब ये आपका अब हो गया लोअर अल्केन वाला। थोड़े हाइयर अल्केन पे हम लोग जाते हैं। सबसे पहला लेते हैं CH3। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप एक Cl लगाओ या यहाँ पे Cl लगाओ, क्या दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, बोलो क्या दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बोथ आर सेम। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग डिग्री आ जाएगी, क्या डिफरेंट प्रोडक्ट बनना चालू हो गए। आप मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ। इसको मैं पूरे, हाँ जी बताओ, पहले ये 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री, तो बताओ क्या होगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा और एक Cl किधर जाएगा, सेकेंडरी पे। तो कितने प्रोडक्ट बन गए यहाँ पे, 2 प्रोडक्ट बने। कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट। जरा यहाँ बताओ, एक प्रोडक्ट यहाँ आएगा, एक प्रोडक्ट ये टर्सरी पे आएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे एक ही बात है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। एक प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे और एक प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। तो जरा बताओ, पहले मैं ये वाला बना लेता हूँ, ये Cl यहाँ पे आया, दूसरा किधर आएगा, है ना, दूसरा आया इधर, दूसरा आया इधर, तीसरा बोलो, एक आएगा टर्सरी पे और एक कहाँ पे आएगा, प्राइमरी पे आएगा ना। यहाँ पे जरा प्लस माइनस चेक करो, यहाँ पे क्या ये प्लस माइनस है, अरे बोलो, इस कार्बन पे चेक करो, कायरलिटी है,
मिथाइल, इथाइल और ये पूरा अलग ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो ये प्लस माइनस। क्या यहाँ पे भी प्लस माइनस है? बिल्कुल है। अरे बोलो, है ना? प्लस माइनस है या नहीं है? एक मिथाइल ग्रुप अलग, क्लोरो ग्रुप अलग, ये आइसोप्रोपाइल अलग और एक हाइड्रोजन अलग। यहाँ पे प्लस माइनस है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 और ये 2, 4, 5, 6, 6 प्रोडक्ट कितने बने? यहाँ पे पहले 4 लिखा था क्या? तो 4 पहले उसी के हिसाब से लिखा होगा, उसमें अपन ने प्लस माइनस कंसिडर नहीं किए। तो यहाँ पे कितने आपके प्रोडक्ट बने? 6 प्रोडक्ट्स आपके बन गए। बात समझ में आ गई? अब अगर आपको एग्जाम में इसमें पूछ लिया, चलो ठीक है यार, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो 6 बन रहे, तू मेरे को 6 प्रोडक्ट मत बता सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा। तो स्टेबल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले कौन भागेगा? टर्सरी, फिर कौन, फिर कौन, और टर्सरी यही है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? बोलो, क्या इन सारे रिएक्शन का आप लोग कर सकते हो? कैसे करना है बस आपको, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो आपको बस डिग्री निकालना है। डिग्री निकालने के बाद हर इस पे Cl का लगा दो, हेलोजनेशन कर दो, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे बोलो, ये एक प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये टर्सरी, तो ये एक टर्सरी वाला बनेगा और एक प्राइमरी वाला बनेगा। वो प्राइमरी कोई भी हो सकता, क्योंकि कहीं पे भी लगाओ तो वो सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जरा ये बताओ, प्राइमरी, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, प्राइमरी, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? प्लस माइनस छोड़ के बताओ, अवॉइड प्लस माइनस प्रोडक्ट। एक ये प्राइमरी प्राइमरी सेम बनाएगा, एक टर्सरी और एक सेकेंडरी, तीन ही जगह रिप्लेसमेंट होगी, क्योंकि इधर वाला तो सेम हो गया। जरा ये बताओ कितने बनाएगा? ये क्वाटरनरी, प्राइमरी, 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 एक ही बनाएगा। क्वाटरनरी पे हाइड्रोजन नहीं रहता ना, तो क्वाटरनरी पे हाइड्रोजन नहीं है तो क्लोरीनेशन कैसे हो जाएगा वहाँ? समझ रहे हो? यहाँ पे बोलो, सेकेंडरी, 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 कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक। यहाँ पे सेकेंडरी, 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 एक। समझ में आया? चलो, ये भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया है आपको। देखो यहाँ पे टोटल, देखो यहाँ पे बराबर मैंने 6 लिखा वही तो है, ये लिखा कि नहीं लिखा? ये आपके रेफर एग्जांपल नंबर 3 जो ऑलरेडी मैंने वहाँ दिया था, वहाँ पे 4 क्यों लिखा था? फिर शायद गलती से लिखा होगा, है ना? हाँ, प्लस माइनस काउंटिंग। तो बताओ, गिव द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपका PYQ क्वेश्चन है जेई का, ये जेई का एक्चुअल PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो आप लोग ट्राई कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन टकरा रहे होंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द मोनोक्लोरिनेशन, ये आपको नजर आते रहेगा। मोनोक्लोरिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही बार क्लोरिनेशन करना है और अलग 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 कार्बन पे करके बताओ कितने बार हो रहा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने बार होगा? बोलो, एक यहाँ होगा, अरे बोलो, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, क्योंकि ये और ये तो सेम है, ये और ये तो क्या है? बाय द वे ये स्टार यहाँ पे कायरल नहीं है, ठीक है ना, समझाने के लिए। 4 ये बनेंगे, 4 बनने के बाद सबको चेक कर लो किसमें प्लस माइनस है, तो उनको भी काउंट कर लो स्टीरियो आइसोमर के लिए। तो वैसा देखा जाए तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर को कैलकुलेट किए तो 6 बनेंगे। समझ में आया? ऐसे PYQs एग्जाम में आते हैं। बताओ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन बाय डाइक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन। क्या करना है? डाइक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन करना है आपको, डाइक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन। तो बताओ यहाँ पे कैसे बनेंगे? हालांकि आपको प्रोडक्ट तो मालूम पड़ गए 5 बन रहे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। डाइक्लोरिनेशन करना है। अभी कितने बार करना था? 1 बार। अभी कितने बार करना है? पहले तो एक क्लोरो क्लोरो यहाँ टर्मिनल पे लगा दूंगा, पहला प्रोडक्ट। दूसरा बोलो, है ना? तीसरा बोलो, 1 सेकेंड पे एक यहाँ पे, और चौथा बोलो, हाँ, दोनों किधर लग जाएंगे? प्राइमरी कार्बन पे, क्योंकि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो क्या ये प्लस माइनस है? देखो प्लस माइनस बना रहा है ये, बाकी कोई प्लस माइनस नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके प्लस माइनस के 2 प्रोडक्ट हैं। ऐसे जेई में, नीट में आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली करना है। और एक चीज़ बता दूं, हाइड्रोकार्बन में मिनिमम नीट वालों को 3 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। कितने? 3 क्वेश्चन। 12 मार्क का आपका चैप्टर है ये, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपको 3 क्वेश्चन कंफर्म करेगा, मिनिमम 3 तो आते ही है। अगर उसकी इच्छा अगर होगी तो चौथा क्वेश्चन भी डाल सकता, क्योंकि वो अमाइंस, फिर आपका वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, वो भी तो एरोमेटिक में ही कवर होते ना।
इसलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं आयोडीनेशन पे। किस पे आते हैं? आयोडीनेशन। हाँ, अच्छा ब्रोमिनेशन। तो सेम है, ब्रोमिनेशन भी करेंगे सेम टू सेम, AlBr3 एज ए कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे और सेम एज क्लोरीनेशन। जहां पे क्लोरीन लगा रहे थे अब क्या लगाएंगे? अब आयोडीनेशन, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है रिवर्सिबल? सो वी नीड टू ऐड सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज HI जो लास्ट में बनेगा वो पावरफुल रिड्यूसिंग होगा। तो iodination is reversible because HI is in the product side is a strong reducing agent, so we need to add some oxidizing agent too। तो कैसे ऐड करेंगे जरा बताओ? देखो ये RH है, आपने आयोडीन ऐड किया तो क्या कर रहा है वो? RI देगा और HI देगा। HI क्या है? तो ये वापस से आयोडीन को ऐड कर लेगा, सॉरी वापस से हाइड्रोजन को ऐड करेगा और आयोडीन को अपने पास खींचेगा और वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन देगा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो आयोडीनेशन करो ही मत, या अगर करना है तो HI को बनने से रोक देते। अरे बोलो, HI बनने से रुक गया तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। तो HI को बनने के लिए रोकने के लिए कौन कौन आ जाता है? HiO3, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HgO। ये आपको 3 याद रखने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 आप ऐड करोगे इन रिएक्शन के बीच में तो देखो ये तीनों जब रिएक्शन करेंगे HiO3 के साथ ऐड कर लेगा तो पानी और I2 बन रहा है लास्ट में। यहाँ पे भी देखो नाइट्रिक एसिड HI के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 बन जाएगा। HgO HI के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HgI2 और H2 बन रहा है। क्या आपका जो HI जो लास्ट में बन रहा था उसको और खत्म कौन कर रहे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो वो HI को बनने नहीं दे रहे, HI को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे रहे वो खुद रिएक्ट करके। तो क्या अब रिएक्शन के बीच में HI बन रहा है? नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है इसका मतलब आपकी रिएक्शन अब रिवर्सिबल फ्लोरिनेशन। ऑलरेडी बताया था मैंने, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल क्योंकि वो वायलेंटली रिएक्ट करता, करोसिव है, कैंसर कॉज, बहुत सारे उसके मैंने फीचर्स बताए थे उसमें। बट अगर आपको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो क्या करेंगे? घर चल जाएंगे? नहीं बनता डायरेक्ट फ्लोरिनेशन मम्मी, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन क्या करे थे हमने? अल्काइल हैलाइड लिया था, क्या डाला था उसमें? AgF डाला था। क्या ऐड किया था? तो AgF डाला था तो AgX बाहर निकलेगा हीट करने पे तो अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज शॉर्ट रिएक्शन। मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई थी, AgF की जगह पे क्या क्या यूज कर सकते? CO2F2 भी यूज कर सकते, HgF2 भी यूज करते, मतलब सारे मेटल फ्लोराइड आप ले लो, मेटल फ्लोराइड ले लो Ag की जगह पे, दूसरे मेटल्स भी ले लो, उसके जो फ्लोराइड्स है वो आपको शॉर्ट रिएक्शन दे देंगे। और आपको मालूम है शॉर्ट रिएक्शन प्रोसीड वाया SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म while the Finkelstein reaction proceed via SN2। समझ में आ रहा? अब ये तुमको ये तो मेरा हो गया फ्लोरिनेशन। ये आयोडीनेशन का जो टेंशन है इसको भी तुम फिंकलस्टीन से अवॉइड कर सकते। अरे आयोडीनेशन में HI है, मान के चलो आपके पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं अवेलेबल, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे रिएक्शन, फिंकलस्टीन से बना देंगे। सर आपको अल्काइल आयोडाइड ही चाहिए ना, ये रिवर्सिबल हो रहा तो नहीं मिल रहा, मैं आपको अल्काइल आयोडाइड बना लेता हेलोजिनेशन के बगैर। आपको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए ना, आप किसकी हेल्प लोगे? फिंकलस्टीन रिएक्शन की हेल्प लोगे अल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए और अल्काइल फ्लोराइड को स्वॉट। समझा? चलो हमारा होते हुए आ गया चैप्टर। अब आ गया नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। क्या आ गया? नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन ये भी एग्जाम में आता है। 2 अलग अलग तरीके से नाइट्रेशन होता है, एक होता है लिक्विड फेज नाइट्रेशन और एक होता है वेपर फेज नाइट्रेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेपर फेज नाइट्रेशन। इधर देखो वेपर फेज नाइट्रेशन क्या होता है। वेपर फेज नाइट्रेशन में आप अल्केन को लेते हो, क्योंकि देखो अल्केन आपका पहले ही पैराफिन से लो रिएक्टिव है, अरे है या नहीं है? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। क्यों ज्यादा टेम्परेचर? मानो अगर कोई चूहा अगर तुम्हारे घर के बेड में अगर घुस के बैठा हुआ है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो उसको निकालने की, निकल नहीं रहा, तो तुम अपने एफर्ट बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो ऐसे कैसे नहीं निकल रहा, तुम कुछ ना कुछ इतने एफर्ट लाओगे कि उसको बाहर निकाल के छोड़ो। सेम अल्केन भी रिएक्ट नहीं कर रहे, 10 डिग्री 50 डिग्री 25 डिग्री, हाँ 100 डिग्री, मैं नहीं कर रहा रिएक्ट, 200 डिग्री अभी भी नहीं कर रहा, 300 ले, ऐसा उसको तपाते कि फिर वो रिएक्ट कर जाएगा, चूहा निकल के भागेगा। तो बोले यहाँ पे RH ये नाइट्रो अल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रो अल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रो अल्केन। CH3 क्या बनाएगा? CH3NO2 नाइट्रो इथेन बनाएगा। मीथेन डज नॉट
रिएक्ट बाय दिस मेथड। इसका मतलब नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, मीथेन के साथ हम लोग रिएक्ट नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ द लो रिएक्टिव। मीथेन वैसे बेचारा सबसे छोटा, उसमें भी उसको पैराफिन्स पहले ही बोल दिया गया, तो बोलते भैया मेरे से मत रिएक्ट करो, मैं करूंगा इतनी मर जाऊंगा लेकिन रिएक्ट नहीं करूंगा। तो बोलते मेरे को छेड़ोगे मत, तो उसको बोलते कि ठीक है भाई इथेन को लेके आओ, इथेन को करेंगे पनिशमेंट 423 के साथ, मीथेन को क्या करते अवॉइड छोड़ देते, रिएक्ट नहीं करता। लेकिन हाइयर अल्केन्स जो रहेंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि जब हाइयर इतना टेम्परेचर देंगे तो वो बेचारे सहन नहीं करेंगे और बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। बॉन्ड को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड को ब्रेक हुआ तो ये मेरा प्रोपेन है, प्रोपेन क्या है? तो प्रोपेन में बताओ, अगर मैंने ब्रेक किया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, आई एम सॉरी ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड है ना, हाँ नाइट्रेशन के लिए, और 670 केल्विन इमेजिन करो जरा, बोलो भाई 670 केल्विन पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो रहेगा बाकी टूटेगा ना। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? सबसे पहले एक ये टर्मिनल पे NO2 आ गया तो 1 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, अगर ये सेंटर वाले पे NO2 आ गया तो 2 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, और अगर कार्बन कार्बन ब्रेक हो गया तो एक NO2 यहां लगेगा, एक NO2 यहां लगेगा, तो कितने प्रोडक्ट बन गए? नाइट्रो इथेन नाइट्रो। और ये जो लास्ट वाले प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं, क्रैकिंग, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होने के बाद बन रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका वेपर फेज नाइट्रेशन, और दूसरा होता है लिक्विड फेज नाइट्रेशन। लिक्विड फेज नाइट्रेशन में पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स बनते, क्या बनते? पॉलीनाइट्रो कंपाउंड एट 413 केल्विन। पॉलीनाइट्रो कंपाउंड कैसे बनेंगे? ये आपका इथेन है, यहां पे भी NO2 लगेगा, यहां पे भी NO2 लगेगा, साथ में लगेगा। बोलो समझ में आ गया? पॉलीनाइट्रो इसी को तो बोलेंगे ना, एक से ज्यादा नाइट्रो, क्या बनेगा? पॉलीनाइट्रो, तो 1,2 डाइनाइट्रो इथेन। बात समझ में आई? ये हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? वेपर फेज में क्या होता है? लोअर वाला तो बेचारा वो मीथेन रिएक्ट नहीं करता, इथेन करेगा, नाइट्रो इथेन। प्रोपेन हाइयर हो गया तो अब वहां पे क्रैकिंग प्रोडक्ट भी बनेगा, एक बनेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन, एक बनेगा 2 नाइट्रोप्रोपेन, एक बनेगा नाइट्रो इथेन, एक बनेगा नाइट्रो मीथेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉली में क्या हो जाएगा? दोनों नाइट्रो ग्रुप साथ में लगेंगे। नाम आता है सल्फोनेशन। क्या आता है? When alkane is heated with the oleum, oleum मतलब H2S2O7, H2S2O7 को ओलियम बोलते हैं, और ये नीट और जेई का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का PYQ है, ठीक है, ओलियम। और फ्यूमिंग H2SO4, क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग H2SO4। तो अब यहाँ पे हमने इसको हीट विट कर लिया, ठीक है, नाइट्रेशन, तो बोलो यहाँ का HOSO3H, H2SO4 ही है ये, अरे है या नहीं है? तो यहाँ का H और यहाँ का OH माइनस क्या हो गया, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आ गई? चलो, उसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट टॉपिक ही हमारा बचा हुआ है। यस, डन। ऑक्सीडेशन ही आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस पायरोलिसिस और आइसोमेरिज्म आ जाएगा, छोटा सा, डन हो गया। हाँ, अल्केन का आइसोमेरिज्म हमने ऑलरेडी कवर किया है। कहाँ पे कवर किया है? आइसोमेरिज्म में हमने वहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, याद है ना, वो पूरा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, सॉहर्स प्रोजेक्शन, वो सब हमने डिटेल में, वो चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हुई है, उस चीज़ को कवर करें हमने कहाँ पे? आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे 10 बार देखने की जरूरत नहीं है। नाउ oxidation of alkanes. Alkanes on heating with the regulated supply of air with high temperature in presence of the suitable catalyst, it gives variety of oxidation product. और ये आपको याद करना है। देखो याद कैसे करना है, बहुत सिंपल। आपके पास कोई भी अल्केन है, देखो ये रिएक्शन आएंगे आपके एग्जाम में, बोलना मत, ये 23 में भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई भी अल्केन है, कोई भी अल्केन, इसलिए मैंने अल्केन लिखा, आपने ऑक्सीजन ऐड की इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 523 केल्विन, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंडीशन ये है, आपका अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? डिपेंड करेगा क्या ऐड कर रहे हैं। आपने O2 सप्लाई किया, लेकिन मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 ऐड किया, क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। आपने O2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीज एसीटेट बोलते हैं। मैग्नीज क्या देगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इसमें कोई भी ट्रिक में मैंने कार्बन का लॉस आपको बताया है क्या? बोलो भाई, बताया कि नहीं बताया? तो ये आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन का मीथेन है,
एक कार्बन के मीथेन में अगर मैंने 1 कंडीशन डाली कॉपर वाली, तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या बनेगा? मीथेनॉल। एक कार्बन का मीथेन और मैंने सेकंड वाली कंडीशन डाली MO2O3, तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। तो एक कार्बन का अल्डिहाइड क्या बनता है? HCHO। और एक कार्बन का अगर मैंने थर्ड वाली कंडीशन ऐड की तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिल। ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या बनेगा? 2 कार्बन का अल्कोहल। अगर मैंने कॉपर कंडीशन डाली, अगर मैंने MO2O2 कंडीशन डाली तो CHO अल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर मैंने ये कंडीशन डाली तो मैग्नीशियम एसीटेट की कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। समझ में आया? नोट, with alkaline KMnO4 tertiary hydrogen atom is oxidized to OH। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको ऑक्सीडेशन में कि जो टर्सरी हाइड्रोजन है वो आपका काय में चले जाएगा? OH ग्रुप में चला जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये भी आपका ऑक्सीडेशन वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग आइसोमराइजेशन पे, इसके बाद आएगा पायरोलिसिस, एंड लास्ट 2 या 3 स्लाइड्स है, ठीक है। देखो, तो आइसोमराइजेशन, अल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड HCl आइसोमराइजेस टू गिव आइसोमेरिक प्रोडक्ट। ये भी एग्जाम में पूछता है। वो जो आपकी चेन रिएक्शन आएंगे ना, चेन रिएक्शन में ये जरूर आपका एग्जामिनर डालेगा यार। बहुत बार हमने देखे हैं, और बहुत बार छोटे छोटे रिएक्शन है, बच्चों को क्या लगता है चलो ना हाई 5 7 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्या चिल्लर, इसको कर लेंगे। लेकिन उनके 7 स्टार क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ये ऐसे 1-2 स्टेप ना ये बारीक बारीक आ जाएंगे। छोड़ना कुछ नहीं है, बारीक से बारीक चीजें पढ़ के जाना है, छोटी से छोटी चीजें पढ़ के जाना है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, ध्यान से देखो, ओपन चेन स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन। आइसोमर तभी तो बोलेंगे ना भाई, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो बताओ, सेम मेजर प्रोडक्ट्स, सेम नहीं है, सम मेजर प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म व्हाइल द माइनर प्रोडक्ट्स आर नेग्लेक्टेड। जैसे कि एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन, तो एन हेक्सेन में हमने AlCl3 HCl डाल दिया। तो अब ये पता होना चाहिए कि एन हेक्सेन AlCl3 HCl कंडीशन क्या होगा? आइसोमर्स बनेंगे। वरना तुम बोलोगे सर ये तो वाली रिएक्शन है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें बेंजीन मिसिंग है सर, +4 भैया ये वो कंडीशन नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है? आइसोमेरिक कंडीशन है। तो अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे हेक्सेन है तो हेक्सेन का पेंटेन बना लो। हेक्सेन का क्या बनाओ? तो पेंटेन के ऊपर एक मिथाइल लगा लो, तो 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, और सम क्या बनेंगे? जिसको हम लोग क्या करते हैं? ये बोलो, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? अरे 5 कार्बन है, तो 5 का कितना बना लेंगे? और एक कार्बन को यहां लगा लेंगे, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। ये भी आइसोमर बन गया। बोलो, और सम क्या बनेंगे इसमें? माइनर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। चलिए, अब ये आता है एरोमेटाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके एरोमेटिक में आपको टकराते रहेगा। एरोमेटिक की जो मैंने जेई मेंस की सीरीज करवाई है, नीट की सीरीज जो करवाई है, उसमें देखना आप कि आपको एरोमेटाइजेशन के क्वेश्चन बहुत आएंगे उसमें। देखो क्या कॉन्सेप्ट है उसका। अल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन, इसकी एक ही कंडीशन है सबसे पहले, मिनिमम कितने कार्बन? 6 तो चाहिए भाई, 6 के नीचे मानूंगा नहीं मैं एरोमेटाइजेशन करने। हीटिंग विथ 773 केल्विन 10 to 28। देखो तुमको टेम्परेचर और ये प्रेशर याद नहीं करने हैं, ठीक है ना। तुमको मार्क्स पास कटने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, कोई टेंशन लेने का नहीं। टेम्परेचर प्रेशर याद नहीं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे। जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल में 473 केल्विन, सेकेंडरी में अलग, प्राइमरी में अलग, याद है। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे याद रखना, ये बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि एरोमेटाइजेशन होता क्या। एक टेम्परेचर पे 6 और मोर कार्बन चाहिए विथ टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, अब देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, V2O5 और MO2O3। ये कंडीशन में अगर आपको मिनिमम 6 या 6 से ज्यादा कार्बन दिख गए इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, इन प्रेजेंस नहीं मतलब विथ टेम्परेचर और प्रेशर, तो वो 100% एरोमेटाइज करेगी। कैसे करेगी जरा देखो। सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, गेट डिहाइड्रोजनेटेड। डिहाइड्रोजनेटेड का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं। एंड साइक्लाइज मतलब रिंग बनाएंगे टू बेंजीन रिंग एंड इट्स बेंजीन या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव बेंजीन के जैसा। बोलो कैसे होगा? यहां देखो, ध्यान दो, कितने कार्बन है? 5। ये 6 वाले हेक्सेन को 5 कार्बन बोलते क्या? मैं तो 6 बोलता, 6
6 मतलब हेक्सेन, तुम 5 बोलो, 7 करोड़। तो बोलो कितने कार्बन है यहाँ पे? 6। कितने कार्बन है चौहान, MS चौहान? हाँ 6 है ना, 6 कार्बन। कौन सी कंडीशन है? Cr2O3, V2O5, MO2O3। 600 डिग्री आपको टेम्परेचर या 770 जो भी है। कितने कार्बन है यहाँ पे? तो 6 कार्बन का क्या होता है साइक्लाइजेशन का? बेंजीन। तो दिस इज द बेंजीन और 4 हाइड्रोजन आपके बाहर निकलेंगे। अब यहाँ देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन वाला बेंजीन बनेगा क्या? ऐसे 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 बनेगा 6 वाला ही, और एक ऊपर आ जाएगा, वरना अद्भुत लोग बना देंगे सारे। 1 2 3 4 5 6 7 सर बन गया बेंजीन और उसका डेरिवेटिव। तो भाई डेरिवेटिव वो 7 वाला डेरिवेटिव नहीं आएगा, दिस इज द बेंजीन डेरिवेटिव टोलिन। क्या नाम है इसका? यहां देखो, यहां ये पूरा ब्रांच आ गया, ये कंडीशन आ गई। कैसे करेंगे वहां पे? तो अपना स्ट्रेट 6 का कार्बन पहले ढूंढ लो। बोलो 1 2 3 4 5 बनेगा क्या? 1 2 3 4 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बन गया। तो ये आपकी रिंग बन गई। अरे बोलो ना, इस पूरे स्ट्रेट चेन को आप क्या बना लो? और क्या ये एडजेसेंट पे 2 मिथाइल आपको लटके नजर आ रहे हैं? लगा दो यहाँ पे भी, बन गया ज़ाइलिन। बोलो पक्का समझ में आया वो कैसे करना है? उसमें आप दूसरे भी क्वेश्चन देखोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी नजर आएंगे। ठीक है, नाउ रिएक्शन विद स्टीम एंड लास्ट इज द पायरोलिसिस। स्टीम के साथ कभी भी अगर हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? तो मीथेन रिएक्ट विद द स्टीम एट जो भी टेम्परेचर है इन प्रेजेंस ऑफ द निकेल, इट गिव्स द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ पायरोलिसिस, पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है ये आपको आगे भी आएगा अल्डिहाइड कीटोन्स में। पायरोलिसिस का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के साथ तोड़ दो। कोई अगर मान नहीं रहा तुम्हारी बात, हीट दो और ब्रेक कर लो, ठीक है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स टू गिव लोअर अल्केन्स, अल्कीन एंड हाइड्रोजन। जब आप किसी भी अल्केन को अगर हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन करोगे तो वो क्या क्या देगा आपको? लोअर अल्केन, अल्कीन और जैसा कि यहाँ पे C6H14 हेक्सेन है, तो हेक्सेन को आपने हीट किया तो सबसे पहले हेक्सीन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। बोलो अगर ब्रेक हो गया तो C4H10 ब्यूटेन और C2H4 इथीन भी आपको मिला, और अगर और ब्रेक हुआ तो प्रोपीन, इथीन और मीथेन गैस भी आपको बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये है आपका C12H26। तो C12H26 आपका प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल, इसके साथ अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो आपको ये सारे बाय प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोडक्ट के साथ आपको बाय प्रोडक्ट भी नजर आएंगे। एंड लास्ट इज योर कंबशन रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था। हीट ऑफ कंबशन वगैरह भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को बहुत पहले GOC में, याद है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हेलोजिनेशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOC, हीट ऑफ कंबशन। और क्या देखा था? एक रेजोनेंस एनर्जी, वो सब एक साथ पढ़ाया था मैंने, याद है ना। तो आप मुझे बताओ, कंबशन, अल्केन्स रेडिली बर्न्स इन एक्सिस एयर एंड डाई ऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 and H2। सो दिस इज योर जनरल इक्वेशन, जहाँ पे आपको CnH2n+2 + 3n+1/2 O2 गिव्स NCO2 + n+1 H2। ये एक जनरल इक्वेशन है आपकी, ये पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब यहाँ पे उसके हिसाब से आप कार्बन को चेंज करते जाओगे। एक कार्बन है तो उसके हिसाब से 2 O2 लगेगा, 2 कार्बन है तो 7/2 O2 लग जाएगा, और 3 है तो 5 O2। इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन पूरी की पूरी चलेगी। और इसी के साथ फिर हमारा ये जो अल्केन है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 शॉट में अपन ने कर लिया। कितना टाइम लगा? 1.5 या 2, जो भी लगा कोई बात नहीं। सुनिए, ये ऐसे जब हमारा पूरा सिलेबस भी एंड हो जाएगा ना, मैं वापस से ऐसी 1 शॉट लिया करूँगा आप लोगों के सारे टॉपिक के, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 2, देन उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देन GR है ना, देन GOC, देन आइसोमेरिज्म, देन जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा आगे भी आपको, वो सारे चैप्टर के मैं आपको ऐसी 1 शॉट
पूरा सीरीज करवाते रहूँगा जिसमें आपका रिवीजन भी होते रहेगा और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे मैंने अल्केन करवा दिया है, अब अल्केन के बेसिस पे टिपिकल नीट जेई के PYQ या उसके बेसिस पे और MCQ कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अभी हमने इस लेक्चर में तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग वो पूरी चीज़ों को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सभी को समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी वगैरह अगर आई होगी तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं या आप वीडियो को भी वापस से देख सकते हो, ठीक है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे। चलो, थैंक यू।